हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ सुपर डायमंड नॉलेज। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9th की टेक्स्ट बुक की फर्स्ट चैप्टर को, जिसका नाम है द फन दे हैड। और हमने गाइस इसी चैनल पर 6, 7, 8 की जो इंग्लिश एनसीईआरटी वो भी कंटिन्यू है। 6th क्लास की हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। 7th क्लास की और 8th क्लास की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उनका विजिट कर सकते हो। और जो ये हमारी फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम 9th क्लास की जो इंग्लिश है उसके फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। जो ये चैप्टर है गाइस, इसका नाम है द फन दे हैड। द फन यानी कि वो मजाक, मस्ती, एन्जॉयमेंट, आनंद जिन बच्चों के पास था पहले, एक प्रकार से जो ये पास्ट ये स्टोरी है जो फ्यूचर में लिखी गई है। तो जो ये स्टोरी इसमें हम क्या देखते हैं कि जो ये स्कूल्स हैं वो काफ़ी एडवांस हो गए हैं। जो बच्चों के स्कूल हैं उनके घरों में ही, उनके जो बेडरूम के पास वाले कमरे के पास ही सिचुएटेड होने लग गए हैं। एक कंप्यूटर टीचर होता है जो टेक्निकल टीचर, वो उनको टीच करता है। कंप्यूटर स्क्रीन पे उनकी बुक्स होती हैं, वर्ड्स उनको हिलते हुए प्रतीत होते हैं। मतलब ये है कि जैसे बच्चे अभी स्कूलों में जाते हैं वैसे वो उस टाइम पे नहीं जा पाएंगे, और उनके घरों पे उनके जो टीचर्स हैं वो उनको टेक्निकली पढ़ाएंगे, कंप्यूटर पे ही उनको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। तो जो ये आप पिक्चर देख रहे हो यहाँ पे क्या होगा, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के जरिए बच्चों को सिखाया जाएगा। ये वर्चुअल क्लासरूम्स होंगे और इनका जो टीचर होगा वो रोबोटिक होगा, जैसे ये ह्यूमन टीचर उनको नहीं मिल पाएंगे। मूविंग ई टेक्स्ट, उनके सामने जो ई टेक्स्ट की किताबें, उनके जो वर्ड्स होंगे वो उनको हिलते हुए प्रतीत होंगे। तो गाइस चलिए इसको पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं। क्या है इस चैप्टर में, मार्गी और टॉमी नाम के दो बच्चे होते हैं। मार्गी उसकी डायरी में लिखती है, जो मार्गी होती है वो 11 साल की होती है और जो उसका भाई होता है वो 13 साल का होता है। तो चलिए एक बार क्या लिखती है अपनी डायरी में वो, 17 मई 2157, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। वो बताते हैं कि टॉमी को आज एक रियल बुक यानी कि वास्तविक किताब मिली है उसको, फ्यूचर में लिखी हुई है। 2157 यहाँ पे आप देख सकते हो, हम 2024 में जी रहे हैं बट जो ये स्टोरी है वो 2157 में नरेट करके लिखी गई है। टॉमी को एक बुक मिलती है जिसके पन्ने पीले पड़ चुके हैं, और मतलब पेजों के ऊपर जो पन्ने हैं उसके वो सिलवटें पड़ चुके हैं, पुरानी होने की वजह से पीले रंग की हो गई हैं वो। उनको देख के बड़ी हैरानी होती है कि बुक किस प्रकार की है। तो मार्गी और टॉमी को उनके दादाजी ने बताया करते थे कि किस प्रकार से उनके पास बुक्स होती थी, कैसे उनको टीचर्स पढ़ाने आते थे। अब जो मार्गी है उसको तो सिर्फ एक कंप्यूटर स्क्रीन पर एक टेक्निकल टीचर ही, एक रोबोटिक टीचर उसको पढ़ाता है, जो उसको बड़ा बोरिंग लगता है। तो वो पिछले ज़माने में देखते हैं कि बच्चे कैसे एंजॉय करते थे स्कूलों में, एक जैसे बच्चे यूनिफॉर्म डाल के जाते थे, एक पुरुष टीचर उनको पढ़ाता था, एक जैसा सबक सभी बच्चे सीखते थे। तो ये सब बातें वो सोचती, जो मार्गी है उसके बारे में कुछ बताया गया है कि उसको ज्योग्राफी में टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहे हैं। उसका जो परफॉर्मेंस है उसकी पढ़ाई में वो बड़ी गंदी होती जा रही है, बद से बदतर उसकी जो पढ़ाई है वो होती जा रही है, वो अच्छे ग्रेड्स नहीं ले पा रही। तो जो उसकी माँ है वो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है, यानी कि कंप्यूटर टीचर की, जो उसको ठीक करने के लिए, ताकि वो जिसका जो स्तर है वो एक 10 साल के बच्चे के इतना कर दे ताकि जो उसकी पढ़ाई अच्छे से चल सके। तो जो फिर से वो अपने क्लासरूम में चली जाती है, उसको होमवर्क करने के लिए बोल दिया जाता है कि वो अपना होमवर्क करके ड्रॉअर में यानी कि दराज में डाल दे। लेकिन वो उसके बारे में सोचती रहती है, जो ये वर्चुअल क्लासरूम, ये रेगुलर क्लासरूम्स होती थी पुरानी जो ज़माने में, उनके बारे में वो सोचती रहती है कि बच्चे कितना मतलब एंजॉय करते होंगे। इस चैप्टर के नाम से पता चल रहा है द फन दे हैड, कि वो मजाक मस्ती जो बच्चे करते थे उसको जो फ्यूचर आने वाले बच्चे हैं वो इसको काफ़ी हद तक मिस करेंगे। बिल्कुल उनको ये चीज़ें नहीं मिलने वाली हैं, ये फ्यूचर में लिखी गई स्टोरी है। और यहाँ पर गाइस आप इसके जो ऑथर का नाम है वो देख सकते हो, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके ऑथर कौन है। तो इसके ऑथर हैं गाइस इज़ाक एसिमोव। जो ये चैप्टर है, चैप्टर का नाम है द फन दे हैड, और जो ऑथर हैं इसके वो हैं इज़ाक एसिमोव। तो गाइस ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया ये चैप्टर द फन दे हैड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आती तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ सुपर डायमंड नॉलेज। गाइज, जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम 9th क्लास की एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है द फन दे हैड वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट का। जो फर्स्ट पार्ट है द साउंड ऑफ म्यूज़िक, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम एवलिन ग्लैनी के बारे में पढ़ते हैं, हु लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, जो सुनती है बिना इसको सुने।
देखिए कैसे, मतलब जिसके पास सुनने की शक्ति नहीं है वो कैसे किसी बात को सुन लेती है, उसके बारे में ये चैप्टर है। और जो ये चैप्टर है गाइड वो देरोबा, आप यहाँ पे मैं ऑथर का नाम आपको पहले ही दिखा दे रही हूँ। जो ये चैप्टर है गाइज वो डेबोरा कावले के द्वारा लिखा गया। यहाँ से आप उनके नाम की स्पेलिंग देख सकते हो, क्योंकि डायरेक्टली इस चीज़ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये किसके द्वारा ऑथर्ड है, किसके द्वारा ये लिखा गया है। तो उसके जो ऑथर हैं, जो एवलिन ग्लानी, लिसन टू विदाउट हियरिंग इट, तो देबोरा कावले के द्वारा ये चैप्टर लिखा गया है। तो चलिए इसकी जो ब्रीफ समरी है उसको हम हिंदी में डिस्कस करेंगे। लेट्स गेट स्टार्ट अवर टुडेस वीडियो, जिसमें हम एवलिन ग्लानी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम पढ़े, उससे पहले हम कुछ इस चैप्टर के बारे में देख लेते हैं कि चैप्टर किसके बारे में है। जैसा कि आपने पता होगा कि शारीरिक रूप से जो अपंग होते हैं लोग, उनको प्रेरणा प्रदान करता है जो ये चैप्टर है गाइज, वो लोगों को मोटिवेट करता है हु आर फिजिकली हैंडीकेप। इस चैप्टर में हम क्या देखते हैं कि इसमें लेखक ये दिखाना चाहते हैं कि जो अपाहिज लोग होते हैं वो अपने जीवन में किस प्रकार से कष्टों का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उनको। और उनमें से ज़्यादातर लोग होते हैं वो अपने भाग्य के साथ समझौता कर लेते हैं, अपनी अपंगता को स्वीकार कर लेते हैं, या तो वो भीख मांगना स्टार्ट कर देते हैं या फिर किसी दूसरे प्रकार की जो आपराधिक गतिविधियां उनमें वो शामिल हो जाते हैं। लेकिन कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपराधित होने के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारते, वो कठिन संघर्ष करते हैं और इसके खिलाफ मजबूती से लड़ते हैं और जीवन में वो बड़ा अच्छा वो स्थान प्राप्त करते हैं। उनके लिए जो उनकी अंगहीनता है वो कोई अभिशाप नहीं बल्कि एक वरदान उसको वो समझते हैं। जो ये चैप्टर है इस प्रकार का ही है। इसमें हम एक 11 वर्ष की छोटी बच्ची जिसका नाम है एवलिन ग्लानी, जिसको नाम को आप चैप्टर के टाइटल में भी देख सकते हो, एवलिन ग्लानी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, उसमें ये एक चैप्टर है। और जो 11 वर्ष की उम्र में ही वो अपनी जो सुनने की शक्ति है पूरी तरह से उसकी नष्ट हो जाती है, सुनने की शक्ति, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती, वह बड़ा कठोर परिश्रम करती है, संगीत सीखती है और संसार की सबसे प्रसिद्ध संगीत स्टार वो बन जाती है और अपंग लोगों के लिए वो एक प्रेरणा स्रोत बन जाती है। उसके बारे में ये चैप्टर है। बिल्कुल ब्रीफ समरी हम इसकी हिंदी में डिस्कस करने वाले हैं। आपको उसके लिए पूरे चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल इम्पोर्टेंट पॉइंट जो होंगे चैप्टर के वो मैं यहाँ पे वीडियो में आपके सामने मेंशन करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इसमें क्या देखते हैं कि जो ये चैप्टर है इसमें एवलिन ग्लानी नाम की एक स्कॉटिश लड़की होती है, उसकी सिटीजनशिप पूछी जा सकती है, नागरिकता उसकी पूछी जा सकती है। वो स्कॉटलैंड की रहने वाली एक स्कॉटिश लड़की है और जब वो 8 वर्ष की थी तो पहली बार उसको इस बात का आभास हो गया था कि उसने जो अपनी सुनने की शक्ति उसको खो दिया था। काफ़ी टाइम तक वो अपने स्कूल में अपने फ्रेंड्स से, अपने टीचर्स से इस बात को छिपाए रखने में सफल रहती है, लेकिन जब वो 11 साल की होती है तो उसके जो बहरेपन का केस है वो पक्का हो जाता है। उसकी जो सुनने की क्षमता है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी होती है और ये सब कुछ एक बिल्कुल स्लो प्रोसेस के जरिए होता है। उसकी एक नाड़ी है जो नष्ट हो जाती है और उसके लिए तो सब कुछ अंधेरा हो चुका होता है। जो ये मैंने अभी लाइन बोली है उसके लिए बिल्कुल एक अंधेरा हो जाता है। इस लाइन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था एनसीईआरटी में। तो ये लाइन है किससे पूछी गई थी, वो एवलिन ग्लानी के चैप्टर से पूछी गई थी, द साउंड ऑफ म्यूजिक से। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती, एक सामान्य जीवन जीने के लिए वह दृढ़ निश्चयी थी। उसने संगीत सीखा और एक प्रसिद्ध तबला वादक रॉन फोर्ब्स ने उसको संगीत सीखने में बड़ी हेल्प की। उसने उसको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट किया। उसने उसको बताया कि वो कानों के माध्यम से संगीत न सुन के किसी दूसरे माध्यम से संगीत सुनने का प्रयास करे। देखिए कितना मुश्किल होता है कि कानों से न सुन के वो किसी अन्य माध्यम से संगीत सुने। उसने बड़ी कठोर उसने परिश्रम किया, हार्ड वर्क किया और अपने शरीर के अन्य अंगों के माध्यम से संगीत सुनने में वो सफल रही। उसने आवाज़ों, स्पंदनों के माध्यम से, स्पंदन होते हैं स्पर्श के माध्यम से अपने शरीर और मन को खोलना शुरू कर दिया। इस स्थान से अब उसने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसने अपने एक युवा ऑर्केस्ट्रा के साथ यूनाइटेड किंगडम यूके का भ्रमण किया। इंग्लैंड में गई वो 16 वर्ष की आयु में उसने संगीत को अपना जीवन बनाने का निर्णय लिया और 17 वर्ष की आयु में उसने रॉयल अकेडमी ज्वाइन कर ली थी। ये क्वेश्चन में पूछा गया था कितने साल की थी जब उसने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक ज्वाइन की थी, तो वो 17 साल की थी। उसने इस अकेडमी को ज्वाइन करने के लिए एग्ज़ाम दिया और इतिहास में उसने सबसे ज़्यादा अंक मिले और संगीत के लगभग 1000 वाद्य यंत्रों में विशिष्टता हासिल कर ली थी। वह छोटी से छोटी बात को भी सुन और समझ सकती थी और यह बात बिल्कुल ही इम्पॉसिबल जान पड़ती है कि
वो इतनी बहरी होने के बावजूद भी बड़ी अच्छे से वो चीज़ों के उत्तर देती है। वह बिना किसी गलती के स्कॉटिश लहजे के साथ बोलती है और वह कहती है कि उसके शरीर के प्रत्येक अंग के माध्यम से अंदर संगीत का प्रवाह होता है। उसने म्यूजिक को अपनी लाइफ बना लिया। संगीत उसकी त्वचा, गालों की हड्डियों तथा यहाँ तक कि बालों में से भी झुनझुनाना रहता है। और जब वह जाइलोफोन बजाती है, जाइलोफोन वो प्ले करती है, तो उसकी उंगलियां के सीनों से माध्यम संगीत उसके शरीर में प्रवाहित होता है। ढोलक के ऊपर झुककर उसकी गूंज को अपनी हृदय से वो सुनती है। लकड़ी से बने मंच पर वह नंगे पांव संगीत बजाती है ताकि पाँव के माध्यम से, टांगों के माध्यम से जो म्यूजिक है उसके हृदय तक पहुंच सके। 1991 में 1991 में रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी में उसको बड़ी प्रसिद्धि मिलती है और उसको सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछे जा सकता है कि उसको सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से कब सम्मानित किया गया था, तो वो किया गया था 1991 में, यानी कि जिसको मैं यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन कर रही हूँ। 1991 में उसको सोलोइस्ट ऑफ म्यूजिक ऑफ द ईयर इस अवार्ड से उसको सम्मानित किया गया था। और वह अपने आप को बहुत ही मेहनती मानती है और मेहनती है भी। बहरी होने के बावजूद उसने इतनी सारी प्रसिद्धि, इतनी ख्याति जो प्राप्त कर ली है। नियमित संगीत संगोष्ठियों में गाने के साथ साथ वह जेलों, अस्पतालों में निःशुल्क रूप से भी गाती है। वह युवा संगीतकारों को प्रशिक्षण देने के लिए क्लासेस लगाने को प्राथमिकता देती है और वह बधिर बच्चों के लिए एक चमकदार प्रेरणापुंज है। सभी के लिए वो एक मोटिवेशन बनी हुई है। तो गाइज, ये था चैप्टर जिसमें हमने एवलिन गिलानी के बारे में पढ़ा। इसके ऑथर का नाम आपको वीडियो में पहले ही दिखा चुकी हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो किस प्रकार से वो प्ले कर रही है, बिना सुने उसको वो सुन रही है। तो एक बड़ा ही अच्छा चैप्टर है जो सभी को मोटिवेट भी करता है कि हमें जो अपनी लाइफ की हार्डशिप्स हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, उनके सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। ये जो चैप्टर है वो देबोरा कावले के द्वारा लिखा गया है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपने अभी तक नहीं किया ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। बाकी आप सपोर्ट तो करते ही रहोगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मीट इन द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो सेकंड चैप्टर है 9th क्लास की एनसीईआरटी इंग्लिश का, द साउंड ऑफ म्यूज़िक। उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एवलिन गिलानी वाला जो चैप्टर है। अब इसमें हम जिसका सेकंड पार्ट है गाइज, इसका नाम है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान एक प्रसिद्ध शहनाई वादक हुए अपने टाइम के, उनके बारे में ये चैप्टर है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ उसके बारे में। जो ये पार्ट है वो एक महान संगीतकार, एक महान ग्रेट म्यूजिशियन बिस्मिल्लाह खान के जीवन के बारे में बताता है। वो एक बड़े अच्छे शहनाई बजाने वाले थे, शहनाई वादक थे और यह हमें शहनाई के जन्म के बारे में बताता है। और जो बिस्मिल्लाह खान रहे वो हिंदुस्तानी संगीत की महान विभूतियों में से एक हैं। ही इज़ वन ऑफ द ग्रेट पर्सनालिटीज़ ऑफ हिंदुस्तानी म्यूज़िक। वे बनारस घराने से संबंध रखते हैं। उनका जो जन्म था वो डुमरांव में, बिहार में हुआ था और संगीत में उनके बचपन से ही काफ़ी रुचि थी और शहनाई वादक के रूप में उन्होंने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय इनाम जीते। पूरे विश्व का उन्होंने भ्रमण किया और उनको राष्ट्र का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न भी दिया गया है। भारत रत्न से भी उनको नवाजा गया है। बिस्मिल्लाह खान ये सोचते थे कि संगीत अलग अलग समुदायों के बीच का फासला ख़त्म करने में हेल्प कर सकता है, ख़त्म कर सकता है वो। इसलिए वो चाहते थे कि संगीत को स्कूलों में अनिवार्य विषय बनाया जाना चाहिए। उनके बारे में ये चैप्टर है। तो चलिए हम इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल इसकी जो डिटेल्ड समरी हिंदी में आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। एम्पेरर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी। और जो तो चलिए बिल्कुल हिंदी में हम इंग्लिश पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि बच्चों के पास काफ़ी टाइम कम है। एचटेट, टीजीटी और पीजीटी के लिए बड़ी ही हेल्पफुल क्लासेस हैं। और आपने जो प्रीवियस वीडियोस हैं, जो मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करवाए थे, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए थे, आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखना। काफ़ी सारे ग्रामर के टॉपिक मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, जैसे फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, फिगर्स ऑफ स्पीच, ये सब जो डिटरमिनर भी है और भी काफ़ी सारे टॉपिक हैं जो ऑलरेडी
चैनल पर प्रोवाइडेड है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और बिल्कुल बेस्ट कंटेंट आपके सामने प्रोवाइड किया गया है। वीडियो को ज़रूर देखना अपनी अच्छी से अच्छी तैयारी के लिए। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जो ये पार्ट है गाइस, वो हमको भारतीय वाद्य यंत्र शहनाई की उत्पत्ति की, जो शहनाई की उत्पत्ति है वो किस प्रकार से हुई थी उसके बारे में हमको ये बताता है। महान शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां के जीवन के इतिहास के बारे में भी हमको यहाँ से पता चलता है। ऐसा बोला जाता है कि अतीत में जो पुंगी नामक एक वाद्य यंत्र था, उसको महलों और राजाओं में नवाबों के सामने बजाया जाता था। लेकिन औरंगजेब, जो सम्राट औरंगजेब था, उन्होंने बैन कर दिया था इसको, क्योंकि उनको उसकी तीखी और अप्रिय आवाज़ अच्छी नहीं लगती थी। इसलिए उन्होंने अपने जो शाही निवास है, राजमहल है, उसमें इस वाद्य यंत्र पर बजाए जाने पर रोक लगा दी थी। एक नाई था जो संगीतकारों के परिवार से संबंध रखता था, उसकी पहुंच शाही महल तक थी और उसने इस वाद्य यंत्र को सुधारने की कड़ी कोशिश की ताकि सम्राट को ये पसंद आ सके। उसने एक ऐसी लकड़ी की पाइप ली जो मूलभूत पुंगी से अधिक लंबी और अधिक चौड़ी होती थी और उसमें उस वाद्य यंत्र पर 7 सुराख किए गए और जब इसे बजाया गया तो एक बड़ी अच्छी धुन इससे पैदा हुई। नाई ने इसे राजा और दरबारियों के सामने बजाया। सभी को ये बड़ी अच्छी लगी, सभी इससे बड़े प्रभावित हुए। वाद्य यंत्र को शहनाई कहा गया। इसको शहनाई क्यों कहा गया, इसका नाम शहनाई क्यों पड़ा? क्योंकि इसे शाह के कमरे में बजाया गया था पहली बार और जो इसका आविष्कार है वो एक नाई ने किया था। इसी वजह से इसको शहनाई, शह इसको इसलिए इसे बोला क्योंकि इसको शाह के कमरे में बजाया गया था और नाई इसलिए क्योंकि एक आविष्कार, इसका जो आविष्कार था वो एक नाई ने किया था। जो स्टार्टिंग में शहनाई वादक थे उनको आमतौर पर मंदिरों में नियुक्त किया गया था। दिन में कई बार मूर्तियों के सामने वो शहनाई बजाया करते थे। इससे क्या हुआ, जो उत्तर भारतीय शादी में हर शुभ अवसर पर बजाया जाता था, धीरे धीरे ये शहनाई बड़ी प्रसिद्ध हो गई। जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां थे, महानतम शहनाई वादक थे, बड़ी अच्छी वो शहनाई बजाया करते थे। वे हिंदुस्तानी संगीत के बनारस घराने से संबंध रखते थे। उनका जन्म डुमराव में हुआ था और पेशेवर शहनाई वादकों के परिवार से वो संबंध रखते थे। 5 साल के बच्चे के रूप में बिस्मिल्लाह खां पूछा जा सकता है कि वो कहाँ पे जाया करते थे। तो वो एक तालाब के पास जाया करते थे और वहाँ पे वो गिल्ली डंडा नाम का वो खेल खेला करते थे और वहाँ पर खेलने के बाद वो एक निकट के मंदिर में जाते थे, इसको बिहारी जी का मंदिर बोला जाता है। वहाँ पे बैठते थे, भोजपुरी चैता वो गाया करते थे। स्थानीय महाराजा को जब वो चैता गाते थे, उसको ये गाता सुनकर बड़ा खुशी होती थी। 3 साल की उम्र में वो बनारस चले गए और वहाँ उनके मामा अली बख्श ने उन्हें शहनाई बजाना सिखाया। वे बालाजी और मंगला मैया के मंदिरों में घंटों अभ्यास करते रहते थे। गंगा नदी किनारे भी जाते थे और एकांत में वो अभ्यास करते थे। बचपन से बिस्मिल्लाह खां ने कई पुरस्कार जीते और उन्हें अपना पहला बड़ा इनाम तब मिला जब वे 14 वर्ष के थे और उनको यह इनाम इलाहाबाद में अखिल भारतीय संगीत सभा में मिला था। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के दिन उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के अनुरोध करने पर लाल किले पर शहनाई बजाई थी। 1999 में उन्हें देश का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार जो भारत रत्न है वो दिया गया था। और अगला है गाइज, इसमें क्या बताया गया है, बिस्मिल्लाह खां को प्यार से खान साहिब भी बोला जाता है। खान साहब को, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि उनको क्या बोला जाता है। प्यार से उनको खान साहिब भी बोला जाता है क्योंकि वो एक प्रकार से हिंदू बनारस घराने से वो संबंध रखते थे। तो जो चैप्टर है मेनली आपको पता लग गया हो शहनाई वादक जो बिस्मिल्लाह खान के बारे में है और किस प्रकार से शहनाई की उत्पत्ति हुई, कैसे शहनाई वादक जो बिस्मिल्लाह खां के उनको प्रसिद्धि मिली, कहाँ पे वो चैता गाया करते थे, क्या वो खेल खेला करते थे। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। खान साहब, उनको बड़े प्यार से बोला जाता था। पूरे विश्व का उन्होंने भ्रमण किया, हर देश में सम्मान मिला उनको। तेहरान में एक ऑडिटोरियम का नाम उनके नाम पे रखा गया। उन्होंने बहुत से देश देखे मगर उन्हें सदा बनारस और डुमराव से प्यार रहा। वे उन्हें विश्व के सबसे आश्चर्यजनक शहर मानते हैं। उन्हें बनारस से विशेष लगाव है क्योंकि वहाँ पर गंगा नदी है। अपनी जवानी के दिनों में वे गंगा नदी के किनारे एकांत में शहनाई का अभ्यास किया करते थे। एक बार अमेरिका में उनके एक छात्र ने अवरोध किया। वे वहाँ शहनाई स्कूल के मुखिया बने तो उन्होंने कहा कि वे बनारस जैसे मंदिर बनाकर वहाँ के वातावरण का पुनर्निर्माण करेंगे। मगर उस्ताद ने पूछा कि क्या वे वहाँ पे गंगा ला सकते हैं। एक बार उन्होंने कहा कि जब भी मैं मुंबई में होता हूँ
तो मैं वाराणसी और पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ। और जब मैं वाराणसी में होता हूँ तो मुझे डुमरांव के विचित्र जो माठी है लस्सी की याद आती है। तो जो ये चैप्टर है गाइज वो बिस्मिल्लाह खान के बारे में है, किस प्रकार से शहनाई की उत्पत्ति हुई। और यहाँ से आप उनका जन्म भी देख सकते हो। 21 मार्च 1916 को उनका जन्म हुआ। एक बड़ी अच्छी वो संगीतज्ञ फैमिली से संबंध रखते थे। बिहार में हुआ था, डुमरांव में हुआ था। उसके जो ग्रैंडफादर का नाम पूछा जाता है रसूल बख्श खान था। वो भी शहनाई नवाज थे भोजपुर किंग के कोर्ट में। और उसके जो फादर थे पैगंबर बख्श, उसके यानी कि उसके दादाजी, वो भी पैटर्नल एंसेस्टर थे, उसके जो पैतृक पूर्वज थे वो भी अच्छे शहनाई वादक वो रहे हैं। एंसेस्टर, पैटर्नल एंसेस्टर, यहाँ से आप देख सकते हो वोकैबुलरी आप इंक्रीज कर सकते हो। एंसेस्टर्स ऑफ द फादर यानी कि अपने पिता के जो पूर्वज होते हैं उनको बोला जाता है एंसेस्ट्रल। अगला है, आप देख सकते हो गाइज, आप इसको कम्प्लीटली पढ़ सकते हो। बाकी इसके जो मेन पॉइंट है वो मैं ऑलरेडी आपके सामने मेंशन कर चुकी हूँ। यहाँ पे आप देख लेना। इन 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को हाईएस्ट भारत रत्न कहीं पे 1991 दिया गया है, कहीं पे 201 दिया गया है, कहीं पे 1999 दिया गया है। तो आप इसको गूगल से सियोरिटी के साथ चेक कर लेना। अदरवाइज मैं भी कमेंट पिन कर दूंगी कि इनको कब भारत रत्न से नवाजा गया था, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। बिहेव, ये आपकी बुक है। तो गाइज यही था चैप्टर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड चैप्टर 9th क्लास की टेक्स्ट है, जो टेक्स्ट बुक है बिहेव, उसका लिया हुआ है ये। और चैप्टर का नाम है द लिटिल गर्ल। और जो ये चैप्टर है गाइस वो कैथरीन मैन्सफील्ड के द्वारा लिखा गया है। तो बिल्कुल ब्रीफ समरी इसकी हम हिंदी में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें क्या होता है, एक केजिया नाम की लड़की होती है छोटी। यहाँ पे आप उसके नाम की स्पेलिंग देख सकते हो। केजिया नाम की एक लड़की होती है और उसके बारे में ये चैप्टर है। वो एक छोटी लड़की होती है और वो अपने फादर से बहुत डरती होती है। वो सोचती है कि जो उसका पिता है वो बड़ा गंदा है, एक दैत्य की तरह, वो एक राक्षस की तरह है। उसके बड़े बड़े हाथ और बड़ी गर्दन है, उसका मुंह भी बहुत बड़ा है। वह सदा उसको अवॉइड करती रहती है, उससे बचती रहती है। वह सोचती है कि वो बहुत ही ज़्यादा क्रूर है वो। और केजिया के पिता जो वो एक ऑफिस में काम करते हैं, सुबह वो ऑफिस में जाते हैं। जाने से पहले वो छोटी लड़की के कमरे में जाते हैं और वह उसको एक सरसरी रूप से वो एक किस करते हैं उसको। और फिर उसके फादर और जो एक बग्गी में दफ्तर जाते हैं और फिर उसके पिता चले जाते हैं। तो बड़ी खुश होती है कि चले गए जो उसको, क्योंकि वो उसको बड़ा क्रूर मानती है। शाम को छोटी लड़की का पिता जब लौट के आता है, वह घर में ज़ोर ज़ोर से बोलता है। केजिया होती है जो अपने पिता की तेज़ आवाज़ से बड़ी डरती है। वो उसकी माँ उससे कहती है कि वह उसके जूते उतारे। वह जब उसके कमरे में घुसती थी तो वह कठोरता से देखता था। केजिया का विचार था कि जो उसके फादर हैं बड़े कठोर हृदय वाले हैं। और एक दिन केजिया ने क्या करती है, पेन लगाने का कुशन बनाती है वो, और वह इसको अपने पिता को उसके जन्मदिन पर गिफ्ट के रूप में देना चाहती है। पिन कुशन को भरने के लिए उसको कागज की आवश्यकता होती है और वह अपने पिता के कमरे से कुछ पन्ने ले लेती है, क्योंकि वहाँ से उसको कुछ पेजेस मिल जाते हैं। और उसे पिन कुशन भरने के लिए उन पन्नों को फाड़ देती है और उन पन्ने पर कुछ उसके पिता ने इम्पोर्टेंट स्पीच लिखी होती है। और वह उससे बड़ा नाराज़ होता है, एक छड़ी लेता है और उसकी बहुत पिटाई कर देता है और उसको डांटता है कि वो ऐसे किसी भी वस्तु को हाथ न लगाए जो उसकी नहीं है। केजिया बहुत रोती है। उसको हैरानी होती है कि भगवान ने पिता क्यों बनाए हैं, क्योंकि वो उसको बड़ा क्रूर मानती है और क्रूअलिटी उसने दिखाई भी है। अब वह अपने पिता को देखने से भी काफ़ी कांपती है। एक दिन क्या करती है, केजिया ने अपनी पड़ोसी मैकडोनाल्ड को देखा और वह अपने बच्चों के साथ खेल रहा था और वे सब बड़े खुश नजर आ रहे थे। परंतु केजिया का फादर कभी भी उसके साथ नहीं खेलता था। वो सोचते कि संसार में अलग अलग प्रकार के फादर होते हैं और जो उसका खुद का फादर है वो बड़ा अत्याचारी है, बड़ा क्रूर है वो। एक दिन क्या होता है, काफ़ी दिनों के बाद की बात है ये, केजिया की माँ बीमार पड़ जाती है और उसकी दादी उसको अस्पताल ले जाती है। केजिया घर में अपनी आया के साथ, आया होती है जो बच्चों को ध्यान रखती है, उसके साथ वो रहती है।
और अपने जो बेडरूम में भी उसको अकेला ही सोना पड़ता है। रात को उसका बड़ा डरावना, बड़ा ड्रेडफुल ड्रीम उसको आता है, वो उससे बड़ी डर जाती है। वो देखती है कि चाकू लिए एक कसाई है और वह बड़ी डर जाती है और वो ज़ोर से चीख मारती है। उसका पिता उसके कमरे में आता है, उसको गोद में उठाता है और अपने बिस्तर पे ले जाता है और वो अपने पिता के पास लेटी रहती है। वह थका हुआ और उससे पहले सो गया। जो केजिया होती है अब विचार में खो जाती है। वो सोचते हैं कि जो उसका फादर है वो पूरा दिन बड़ा हार्ड वर्क करता है, जिससे वो थक जाता है। वह शाम को घर आता है और वह इतना थका होता है कि उसके साथ खेल नहीं सकता। अब वो ये सोचने लगते हैं कि उसे महत्वपूर्ण जो कागज़ थे वो फाड़ने नहीं चाहिए थे, वो उसकी गलती थी। अब वो ये भी रियलाइज़ करते हैं कि जो उसका पिता है वो बुरा नहीं है, उसका दिल बहुत ही बड़ा और प्यार करने वाला है। तो गाइज़ ये था चैप्टर जो हमने केजिया के बारे में पढ़ा, द लिटिल गर्ल। केजिया इसकी जो प्रोटैगनिस्ट या फिर आप मेन कैरेक्टर बोल सकते हो, जिसके अराउंड ये पूरी स्टोरी है वो घूमती है। पूरी स्टोरी इसके बारे में ही है। अब मैं डायरेक्टली आपको इसके जो ऑथर का नाम है, आप इस पिक्चर में देख रहे हो, केजिया देख रही हो, जो दूसरे आदमी का जो नाम आया है, एक मैकडोनाल्ड उनका पड़ोसी है, वो कैसे बच्चों के साथ खेल रहा है। तो बड़ा फील करती है कि उसका फादर ऐसा नहीं है। तो उसके बारे में पूरा ये सब कुछ बताया गया डिटेल में। आपको इतना बड़ा लेंथी चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मेन मेन पॉइंट मैंने मेंशन कर दिए हैं। यहाँ से आप इसके जो ऑथर, एक मेन पॉइंट इसका जो कि एग्जाम में एक्सपेक्टेड है, पूछा जा सकता है कि इसके ऑथर कौन है, तो वह कैथरीन मैन्सफील्ड। आज की वीडियो के लिए इतना ही। Like the video if you like it, and also make sure to subscribe our YouTube channel. Bye bye. Have a nice day. Thanks for watching the video. हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ सुपर डायमंड नॉलेज। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9th की एक जो टेक्स्ट बुक है बिहेव, उसका 4th चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। 3 चैप्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और जो ये चैप्टर है गाइस उसका नाम है आर ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। इसका हिंदी में मतलब होता है वास्तव में एक बड़ा ही सुंदर मन या सुंदर दिमाग, इसको सुंदर दिल आप इसको बोल सकते हो। और जो ये चैप्टर गाइस इसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, एक साइंटिस्ट रहे हैं, बड़ी ग्रेट साइंटिस्ट जिनको हम बोल सकते हैं, जिनका नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन। उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमको यहाँ पे पता चलते हैं। और गाइस इस टॉपिक से यानी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन से कल ही हमने जो एक वीडियो में डिस्कस किया है एस्टेट पीजीटी इंग्लिश का एग्ज़ाम, उसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा गया था एल्बर्ट आइंस्टाइन की कुछ लाइफ के बारे में कुछ फैक्ट थे। तो सबसे पहला तो फैक्ट यही था कि इनका जो जन्म है वो कब हुआ था। इनका जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मन सिटी के जो उल्म शहर है वहाँ पर हुआ था। और गाइस, और विदाउट एनी इंडिकेशन, बिना किसी चिन्ह के कि वो एक बड़ा ही महान पर्सनैलिटी का व्यक्ति बनने जा रहा है, महान पर्सनैलिटी का वो स्वामी बनने जा रहा है। तो उसके बारे में ये चैप्टर है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं पढ़ना। वह सामान्य सा दिखाई पड़ने वाला बालक था और उसकी जो माँ थी उसको एक बड़ा ही विचित्र बालक मानती थी। क्यों मानती थी वो? क्योंकि उसने बहुत ही देरी से बोलना शुरू किया और जब उसने बोलना शुरू किया तो वह हर एक शब्द को 2 बार बोलता था। दूसरे बच्चे थे जो उसका मजाक उड़ाते थे स्कूल में भी, इसी वजह से वो दूसरों से अकेला खेलता था और वह मैकेनिकल खिलौनों के साथ वो खेलना पसंद करता था, यानी कि उसको यांत्रिक खिलौनों के साथ खेलना पसंद था। जब वो 6 साल का था तब उसने वायलिन बजाना सीख लिया था। एल्बर्ट आइंस्टाइन को म्यूनिख के एक उच्च विद्यालय में भेजा गया था। वह एक बहुत ही अच्छा विद्यार्थी था, होनहार था वो। उसको सभी सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स मिलते थे, लेकिन जो स्कूल का बिल्कुल स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था उसको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो क्या हुआ, वह अपने अध्यापकों के साथ झगड़ पड़ता था, इसलिए क्या उसने हमेशा के लिए स्कूल छोड़ दिया। और एक यहाँ पे आप उसकी न्यूबॉर्न सिस्टर का जिक्र हुआ है, मादर जिसका नाम है। ही सेड टू हैव सेड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। उसके जो पहिए कहाँ हैं, उसने ये बात बोल दी उसकी जो न्यूबॉर्न सिस्टर है उसको देखते हुए। तो गाइस ये आप माजा नाम याद रख लेना, क्योंकि एक एमसीक्यू के रूप में आपसे पूछा जा सकता है उसकी न्यूबॉर्न सिस्टर का नाम क्या था। तो गाइस उसके बाद क्या होता है, वो स्कूल छोड़ देता है। लंबे वार्तालाप के बाद क्या होता है, उसको वो डिसाइड करता है अपनी स्विट्ज़रलैंड में पढ़ाई जारी रखने के लिए वो सहमत हो जाता है। मैथ में तो वो बहुत बड़ा अच्छा होता है, बड़ी विशिष्टता वो प्राप्त करता है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी फिजिक्स में भी बड़ी रुचि होती है। हाई स्कूल के जो एग्जामिनेशंस हैं उनको पास करने के बाद उसको ज्यूरिख के जो यूनिवर्सिटी है उसमें वो एडमिशन ले लेता है और वहाँ पे उसकी जो क्लासमेट होती है, उसके साथ पढ़ने वाली सहपाठी होती है जिसका नाम होता है मिलेवा मैरिक, उससे उसको लगाव हो जाता है
और उसी में वह एक साथी ढूंढ लेता है, और वह एक सर्बियाई युवती होती है। सर्बी उसकी जो सिटीजनशिप होती है वह भी बड़ी इंटेलिजेंट होती है, और उसको वो दोनों क्या करते हैं, दोनों में प्यार हो जाता है और फिर वो 1903 में शादी कर लेते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन था जो उसने सन 1900 में 21 वर्ष की आयु में स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली थी। चूँकि वह अनएम्प्लॉयड था, बेरोज़गार था वो, और उसे एक सहायक शिक्षक की नौकरी कर ली। 1902 में उसने बर्न में एक पेटेंट कार्यालय में तकनीकी विशेषज्ञ की नौकरी मिल गई थी। उसका जो काम था दूसरे लोगों के आविष्कारों का मूल्यांकन करने का था, यानी कि वो इवैल्यूएट करता था जो दूसरे लोग कोई भी चीज़ इन्वेंट करते थे तो। और वह गुप्त रूप से अपने सिद्धांतों को भी विकसित कर रहा था। उसने सापेक्षता के विशेष सिद्धांत पर 1905 में क्या किया, अपना विख्यात पत्र प्रकाशित किया, और जिसके अनुसार समय और दूरी आपस में स्वतंत्र नहीं है। यहाँ पे आप एक पिक्चर देख सकते हो एल्बर्ट आइंस्टाइन की। 1900 में 21 साल की उम्र में ये उनकी पिक्चर है, और ये है 1955 में। जैसे हम आज उनको याद करते हैं कि 1955 में वो कैसे दिखते, तो ये वो इमेजिनेशन है। नेक्स्ट है गाइस, आइंस्टाइन के जीवन का एक नया अध्याय विश्व में उसके उदय से प्राप्त प्रसिद्धि से मेल खाता था। यहाँ पे आप देख सकते हो 1900 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ग्रेजुएट हो गए बट एम्प्लॉयड थे। ये सब बातें आप बर्न की स्पेलिंग यहाँ से देख सकते हो। और उसने क्या किया, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत उसने प्रतिपादित किए। 1905 में एक स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता के सिद्धांत प्रकाशित किए, जिसके अनुसार समय और जो दूरी है वो स्वतंत्र नहीं है। उसके बाद गाइस हमको क्या पता लगता है उसके बारे में, आइंस्टाइन के जीवन का नया अध्याय विश्व के में उसके उदय से प्राप्त प्रसिद्धि से मेल खाता है। 1915 में उसने सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का प्रकाशन किया, यानी कि उसको पब्लिश किया, जिसने गुरुत्व बल की एक नई व्याख्या की। आइंस्टाइन ने सही गणना कर ली थी कि स्थिर तारों से कितने समय में सूर्य के गुरुत्व बल के कारण प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। 1921 में आइंस्टाइन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट, आप बिल्कुल इसको याद रख लेना। 1921 में आपसे टाइम पूछा जा सकता है, 1921 में उसको कब मिला था। 1921 में क्या मिला था, भौतिकी के क्षेत्र में फिजिक्स के जो फील्ड थी उसमें उसको नोबेल पुरस्कार मिला था, और उसे सारे विश्व से सम्मान और निमंत्रण प्राप्त हुए, और मीडिया के माध्यम से उसको बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त हुई। 1933 में जर्मनी में नाजीवादी पार्टी थी जब सत्ता में आई, तो आइंस्टाइन जर्मनी छोड़ करके अमेरिका चला गया। 5 साल के बाद जब वह बर्लिन से नाभिकीय विखंडन किया तो अमेरिका के भौतिक शास्त्री से जो वो परेशानी में आ गए। अपने एक सहकर्मी की सलाह पर आइंस्टाइन ने अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को 2 अगस्त 1939 को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम पूछ सकता है, डी रूजवेल्ट, उसको पत्र लिखा था 2 अगस्त 1939 को, जिसमें उसने परमाणु बम के भारी खतरे के बारे में उसको चेतावनी दी थी, अलर्ट किया था उसको। उसके शब्दों ने रूजवेल्ट को बड़ा प्रभावित किया था। अमेरिका वालों ने एक गुप्त योजना के अंतर्गत परमाणु बमों का विकास किया और अगस्त 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों के ऊपर गिराया। आइंस्टाइन इस युद्ध की तबाही से बहुत ही ज़्यादा विचलित हो उठा। इस बार उसने संयुक्त राष्ट्र नाम के एक लंबा पत्र लिखा, जिसमें उसने विश्व सरकार बनाने का प्रस्ताव लिखा, और आइंस्टाइन राजनीति में अधिक रुचि लेने लग गया, और उसने अपनी ख्याति को शांति और लोकतंत्र की स्थापना में प्रयोग किया। जब 1955 में 76 वर्ष की आयु में अल्बर्ट आइंस्टाइन की मृत्यु हो गई, तो लोगों ने उसको एक महान वैज्ञानिक के साथ साथ एक भविष्य दृष्टा और एक विश्व नागरिक के रूप में भी याद किया। तो गाइज ये था एक चैप्टर जिसमें अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, जिसका नाम है बिहीव, टेक्स्ट बुक से लिया गया है। आपसे ये नाम भी पूछा जा सकता है, बिहीव टेक्स्ट बुक से लिया गया है। और यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टाइन की कोट भी है, आप इसको पढ़ लेना। व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल फॉर 2 आवर्स, जब आप किसी अच्छी लड़की के साथ 2 घंटों तक बैठते हो, इट सीम्स लाइक 2 मिनट्स, ऐसा लगता है कि सिर्फ 2 मिनट थे। बट व्हेन यू सिट ऑन ए हॉट स्टोव फॉर 2 मिनट्स, यदि आप किसी गर्म स्टोव पर, गर्म चूल्हे पर 2 मिनट के लिए बैठते हो, इट सीम्स लाइक 2 आवर्स, ऐसा लगता है कि ये 2 घंटे हो गए अब। दैट्स रिलेटिविटी, यही है उसका सापेक्षता का सिद्धांत।
तो गाइज यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आती तो वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर एजुकेशनल अपडेट्स। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ सुपर डायमंड नॉलेज। गाइस आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 9th क्लास की एनसीईआरटी जो बिहेव टेक्स्ट बुक है उसका 5th चैप्टर जिसका नाम है द स्नेक एंड द मिरर एंड दिस चैप्टर हैज़ बीन रिटन बाय वैकम मोहम्मद बशीर। इस चैप्टर को हम बिल्कुल ब्रीफ समरी हिंदी में हम इसकी डिस्कस करेंगे। इसमें हम क्या देखते हैं कि जो ये स्टोरी होती है इसका जो वर्णन करता है नरेटर वो एक डॉक्टर है और अपने मित्रों की कुछ कहानी वो सुना रहा है। वह एक भयानक सांप के साथ अपने सामने की कहानी सुनाता है और वह होम्योपैथी का डॉक्टर है और वह कहता है कि उसके प्रैक्टिस दिनों की आरंभ की थी जब उसने और वह किराए कमरे में रह रहा था। तब की बात है, गर्मी की ऋतु थी, ग्रीष्म ऋतु थी, बड़ी गर्म रात थी, लगभग 10 बजे का टाइम था और वह रेस्टोरेंट से भोजन करके वापस लौटा था। उसने मिट्टी के तेल का लैंप जलाया क्योंकि उस घर में लाइट नहीं थी। कुछ टाइम के बाद अपने कमरे की दोनों खिड़कियां खोल दी और वह कुर्सी पर बैठ गया। पढ़ने के लिए उसने पुस्तक निकाल ली। लैंप के अलावा मेज पर एक बड़ा दर्पण भी था, एक मिरर भी था जिसको बोला जा सकता है। उन दिनों में डॉक्टर अपने रूप की बड़ी परवाह करता था क्योंकि वह कुंवारा था। उसने कंघी उठाई, बालों में फेरी और मिरर में अपने आप को देखा और अपने जो इमेज थी उसके ऊपर मुस्कुराया। कमरे में चूहे जो लगातार शोर मचाए जा रहे थे। डॉक्टर उठा, उसने बीड़ी सुलगाई और कमरे में इधर उधर चहलकदमी करने लगा। उसने फैसला किया कि वो शादी करेगा और उसने फैसला किया कि वो एक लेडी डॉक्टर से शादी करेगा जो बहुत अमीर होगी और जिसकी प्रैक्टिस ही बहुत अच्छी होगी। उसने ये भी फैसला किया कि वह एक मोटी औरत से शादी करेगा। यदि वह भागना चाहे तो उसका पीछा ना कर सके। कुछ ऐसी ऐसी बातें वो इमेजिन करता है। वह मेज के सामने कुर्सी पर फिर से बैठ जाता है। चूहों की आवाज़ आनी बंद हो जाती है। अचानक उसने सुना कि कोई चीज़ कुर्सी पर धम से गिरी और वह देखकर भयभीत हो गया, बड़ा डर गया कि कुर्सी की पीठ के ऊपर एक बहुत ही बड़ा सांप था। उस समय डॉक्टर अपने कंधे पर जो सांप था वो डॉक्टर के कंधे पर आ गया और इससे पहले कि डॉक्टर कुछ सोच सकता कुछ करता, सांप उसकी बाजू से लिपट गया। उसका फन फैला हुआ था, उसका सिर उसके चेहरे से मुश्किल से 3 या 4 इंच ही दूर था। डॉक्टर डर के मारे पत्थर का बन गया, लेकिन उसका जो दिमाग था वो अभी भी एक्टिव था। वो भगवान से प्रे करने लगा कि उसको बचा ले। ऐसा लगा कि जैसे भगवान उसकी प्रार्थना सुन ली। सांप ने अपना सिर घुमाया और मिरर में देखा। ऐसा लगा कि उससे अपने मिरर में अपनी जो इमेज थी सांप को वो इमेज पसंद आई अपनी खुद की ही। तब उसने सांप ने स्वयं को डॉक्टर की बाजू से अलग किया, अनकॉइल किया, फिर उसकी गोद में गिरा और वहाँ से रेंगते हुए वो मेज पर चला गया और दर्पण की ओर मुड़ा। शायद वह अपने जो इमेज थी उसको नज़दीक से देखना चाहता था। अब क्या करता है डॉक्टर, बड़ी शीघ्रता से वो काम करता है। अपनी सांस थामे थामे वह कुर्सी से उठता है और घर से भाग जाता है और अब वह रात को जाकर अपने एक फ्रेंड के घर अपनी रात बिताता है। अगली मॉर्निंग आता है, वहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग विजिट करता है फिर से और देखता है कि उसके मित्र और दोनों व्यक्ति अपने साथ लिए थे अपने कमरे में आते हैं। उसने किसी अन्य घर में जाने का निर्णय लिया था, लेकिन उसको यह देखकर धक्का लगा कि कमरे में कुछ भी नहीं बचा। चोर है जो सब कुछ चुरा करके ले गए हैं और नहीं वहाँ पर सांप का कोई चिन्ह था। तो गाइस यही थी स्टोरी, बड़ी छोटी सी स्टोरी है, बिल्कुल आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बता दिए। होम्योपैथी का वो डॉक्टर है, यहाँ से आप देख सकते हो। परहैप्स इट वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर्स, नज़दीक से अपनी परछाई को ये एंजॉय करना चाहता था। तो गाइस यही स्टोरी थी और यहाँ पे आप इसके जो ऑथर हैं उनके नाम की स्पेलिंग देख सकते हो, वैकम मोहम्मद बशीर। और ये भी आपसे पूछा जा सकता है, दिस इज़ ट्रांसलेटेड फ्रॉम द मलयालम बाई वी अब्दुल्ला। वी अब्दुल्ला के द्वारा ट्रांसलेट की गई है, ओरिजिनली मलयालम लैंग्वेज में लिखी गई थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो ये स्टोरी है स्नेक एंड द मिरर, वो ओरिजिनली मलयालम में लिखी गई थी बट ये ट्रांसलेट की गई थी किसके द्वारा, वी अब्दुल्ला के द्वारा। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आती तो वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Now in this part we will discuss the 7th chapter of NCERT टेक्स्ट बुक 9th क्लास की जो टेक्स्ट बुक है बिहेव जिसका नाम है, उसका जो 7th चैप्टर है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। और जो 6th चैप्टर है वो ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं। आप प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हो यदि आप पूरा प्रोज सेक्शन चाहते हो। और जो ये चैप्टर है पैकिंग जिसका नाम है, ये चैप्टर जेरोम के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल कम से कम टाइम में आपको इसकी जो ब्रीफ समरी है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। लेट्स स्टार्ट। This story is an extract from Jerome K. Jerome's novel 3 Men in a Boat.
आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ये चैप्टर है जेरोम का लिखा हुआ जो ये चैप्टर है पैकिंग, वो कहाँ से लिया गया है, वो किस नॉवल से लिया गया है। तो ये लिया गया थ्री मैन इन अ बोट। आपको इस नॉवल का नाम याद रखना है। और जो ये नावल है वो जेरोम के द्वारा लिखा गया, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, थ्री मैन इन अ बोट। द नरेटर ऑफ द स्टोरी एंड हिज टू फ्रेंड्स डिसाइडेड टू गो ऑन अ हॉलीडे। यहाँ पे जो नरेटर होता है और ये स्टोरी क्या है, वो अपने दोस्त फ्रेंड के साथ एक हॉलीडे सेलिब्रेट करने जा रही हैं। क्वेश्चन ये होता है कि जो पैकिंग होता है उन चीज़ों की जर्नी के लिए जो पैकिंग करेंगे वो कौन करेगा। ये उठता है कि कैसे होगी, कौन करेगा। तो ऑथर उठता है, वो बोलता है कि वह पैकिंग करने में एक्सपर्ट है और वह पैकिंग का अपना जो सारा सामान है वो पैकिंग का वो सारी जिम्मेवारी वो ले लेता है। उसके फ्रेंड को बोलते हैं कि जॉर्ज एंड हैरिस को, उसके जो दो फ्रेंड्स के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं, जॉर्ज एंड हैरिस, वो छोड़ देते हैं पैकिंग करने का काम उसके ऊपर। और जब वो फिनिश करता है पैकिंग करने का काम तो उसको याद आता है कि बहुत सारी चीज़ें तो बाहर ही रह गई हैं। तो दोबारा से अपना बैग खोलता है और उसी प्रकार से उनको फिर से पैक करता है, फिर अनपैक करता है, अगेन वो यही करता रहता है। फिर भी जो पैकिंग काम होता है वो कंप्लीट नहीं होता। हैरिस और जॉर्ज उसकी तरफ देखते हैं और वो सोचते हैं कि अब तो बाकी काम उनको ही करना पड़ेगा, लेकिन वो भी पैकिंग में इतना एक्सपर्ट नहीं थे। उन्होंने क्या किया, बहुत सारी चीज़ों को डैमेज कर दिया और जॉब से वो जोड़ी सैबली की बड़े भद्दे तरीके से उन्होंने अपना काम पूरा किया। और लगभग 12:50 तक, रात के 12:50 तक वो उन्होंने अपना पैकिंग का काम कंप्लीट किया। फिर उसके बाद सोने के लिए चले गए। द इंटेंशन ऑफ वेकिंग अप, की वो सुबह 6:30 पर मॉर्निंग में उठ जाएंगे। तो यही स्टोरी है। और जब आपकी इसकी डिटेल में पढ़ते हो तो आपको सिर्फ यही बातें बार बार दी जाती हैं कि क्या चीज़ रह गई, टूथब्रश रह गया, उसके बाद और जब उसको रीपैक करती है दोबारा से मतलब इसी को थोड़ा सा और, फिर वो सोप दोबारा से बैग सोप रह जाता है, फिर कहते हैं ये चीज़ रहेगी, ये चीज़ रहेगी, टबैको पाउच रह गया। तो ये सब वो चलता ही रहता है। मतलब फिर उसके बाद केओस में जब वो पैकिंग कर रहे होते हैं तो वो सेटिस्फाई नहीं होते। और पहले तो वो जो नरेटर होता है वो करता है और फिर उसके बाद जो हैरिस और थॉमस हैं, जो वो जॉर्ज और हैरिस अपना काम ले लेते हैं। उसके बाद जब वो अपना ये काम शुरू करते हैं तो वो स्ट्रॉबेरी जैम के ऊपर वो रख देते हैं, टमाटो केचप होता है वो बिखरा देते हैं, जॉर्ज होता है वो बटर को बिखरा देता है। तो ये सब चीज़ें वो मतलब होच पोच वो सब कुछ कर देते हैं। फिर से मतलब 12:50 तक कंप्लीट करके वो पैकिंग के काम को सो जाते हैं। वो सुबह जल्दी उठेंगे मॉर्निंग में। बस यही स्टोरी है इसके, जो आपने आई होप समझ ली होगी। उथल पुथल कर देते हैं वो। यहाँ से आप इसको हिंदी में भी इसको रीड कर सकते हो, कुछ भी ज़्यादा इसमें मुश्किल नहीं है। तो इसके लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। मिलती हैं अगली वीडियो में। वेलकम अगेन ऑन दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ सुपर डायमंड नॉलेज। हेलो माय डियर लर्नर्स, जैसे कि आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी 9th क्लास की टेक्स्ट बुक है, उसका जो चैप्टर नंबर 6 है उसको हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे गाइस। और इसके जो 5 चैप्टर हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपने वो सभी वीडियोस देख ली होंगी। और जो ये आपके चैप्टर्स एनसीईआरटी के, वो आपका जो एस्टेट का एग्ज़ाम होने वाला है या ना टीजीटी पीजीटी इंग्लिश का, उसमें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि उसमें एनसीईआरटी से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो गाइस ये टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक का भी नाम आपसे पूछा जा सकता है। इस टेक्स्ट बुक का नाम है गाइस बिहेव। आपसे डायरेक्टली वो पूछ सकते हैं कि जो ये टेक्स्ट बुक है 9th क्लास की एनसीईआरटी, उसका नाम क्या है। उसका नाम है गाइस बिहाइव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर नंबर 6 है उसका नाम है माई चाइल्डहुड। माई चाइल्डहुड यानी कि मेरा बचपन। और जो ये चैप्टर है गाइस वो एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। बिफोर यू रीड, उससे पहले आप इस चैप्टर के बारे में कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको ही हम देख लेते हैं। ये तो आपको कुछ मतलब ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट हु हैव आल्सो बीन स्टेट्समैन। यहाँ से देखिए सेकंड पॉइंट, एपीजे अब्दुल कलाम whose projects in space, defense and nuclear technology guided India into the 21st century became our 11th president in 2002। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, उनका जो माई चाइल्डहुड, उनके बचपन के बारे में कुछ इस चैप्टर में हमको अंश देखने को मिलते हैं। इन हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर, उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, उसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। एक बार जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन जो विंग्स ऑफ फायर बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, वो लिखी गई है एपीजे अब्दुल कलाम की, उनकी ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मकथा है ये। ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड, उसके उस बुक में वो उसके बचपन के बारे में कुछ बातें वो बताती हैं और वही बातें इस चैप्टर में डिस्कस की गई हैं। एक पूरी बुक तो यहाँ पे हम देख नहीं सकते, सिर्फ उस बुक का जो उनकी बुक है ये विंग्स ऑफ फायर का नाम है, उससे कुछ ही अंश इस चैप्टर में हमको देखने को मिलते हैं, जिसका नाम है गाइस माई चाइल्डहुड।
और जो APJ अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी है। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें हमको देखने को मिलता है कि जो अब्दुल कलाम जी हैं वो बताते हैं उनके बारे में। उनका जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था और वो एक तमिल परिवार में हुआ था और मद्रास में रामेश्वरम नाम का एक द्वीप है, एक आइलैंड है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था, जो कि तमिलनाडु का एक नगर है। उनके फादर का नाम बताया गया है यहाँ पे। उनके फादर का नाम था, यहाँ पे आप देख भी सकते हो, उनके फादर का नाम था जैनुलाब्दीन। वो उनको ज़्यादा इनके बारे में एक बात बताई गई कि नीदर मच फॉर्मल एजुकेशन, उनको ज़्यादा औपचारिक शिक्षा नहीं मिलती, मतलब वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे और ना ही वो ज़्यादा अमीर थे। बट इन सभी के बावजूद भी वो एक अच्छे बुद्धिमत्ता के वो धनी थे और बड़ी अच्छा उदार दिल था वो। मतलब ये बात आप कह सकते हो कि वो ऐसे के अमीर नहीं थे, वो दिल के अमीर थे। और एक हेल्पमेट थी उनकी इनमें मदर, एक आइडियल हेल्पमेट, उनको एक पूरा सहयोग देने वाली उनकी धर्मपत्नी के रूप में मदर का नाम बताया गया है अशियम्मा। आप यहाँ से उनके जो नाम की स्पेलिंग है आप उनको जरूर देखना। अशियम्मा के नाम की स्पेलिंग आपसे पूछी जा सकती है कि उनकी मदर का नाम क्या था। उनके फादर का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है कि उनकी जो फादर का नाम था वो क्या था, जैनुलाब्दीन और अशियम्मा, ये उसके जो पेरेंट्स थे। और उनके बारे में देखने को मिलता है कि वो ज़्यादा अमीर नहीं थे बट दिल के वो धनी थे और बड़ी गिनती में लोग उनके घर के बाहर खाना खाया करते थे, मतलब बहुत सारे लोगों को वो भोजन प्रोवाइड कराते थे। और जो अब्दुल कलाम खुद के बारे में बताते हैं कि मैं एक बड़ा नाटा सा, उसकी मतलब मीडियम सी हाइट थी, ज़्यादा वो सुंदर नहीं था, बट उसके जो पेरेंट्स थे वो बड़े सुंदर थे, बड़े लंबे थे, उनके बारे में बताया गया है। और जो उनका नगर था वो एक मस्जिद वाली गली में रहता था, एक पक्के मकान में वो रहा करते थे। और उनके जो पिताजी थे वो बड़े कैसे थे, वो आत्मसंयमी थे। आत्मसंयमी एक वर्ड यहाँ पे आया है ओस्टियर। ओस्टियर का मतलब होता है आत्मसंयमी, मतलब जो ज़्यादा फालतू खर्चा नहीं करते हैं और जिनके घर में ज़्यादा फालतू की जो फैसिलिटीज़ हैं वो नहीं थी। बट ऐसा भी नहीं था कि उनके घर में किसी चीज़ की कमी थी। जो ज़रूरी सामान होता जैसे बच्चों के लिए भोजन, दवाइयाँ और वस्त्र, इन सभी की कोई कमी उनको नहीं रहती थी। और कलाम उनके बारे में ये बताते हैं कि जो उनके फादर थे वो बड़े ईमानदार थे और सेल्फ डिसिप्लिन थे वो। और उनकी माता जी थी वो बड़ी एक दया भावना वाली और एक अच्छाई में विश्वास करने वाली लेडी थी। उसकी जो मदर है और ग्रैंड मदर, उसकी मम्मी और दादी से उनको राम और हजरत मोहम्मद के जो जीवन के संबंधित किस्से वो सुनाया करती थी। और वो हिंदुओं के जो हिंदू त्यौहार होते हैं उनमें भी वो भाग लिया करती थी, जबकि वो एक मुसलमान थे। उसके बारे में पता चलता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई थी 1939 में। 1939 में ये भी पूछा जा सकता है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुई थी। अब देखिए वैसे तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है बट ये आया कहाँ से है। एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक अभी हाई उसमें चैप्टर है माई चाइल्डहुड, उसमें ये डिस्क्रिप्शन हमको देखने को मिलता है। तो ये वो पूछ सकते हैं कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था और उस टाइम क्या हुआ था। जो इमली की गुठलियाँ थी उनकी मांग एकदम से बढ़ने लगी थी। कलाम क्या करते थे, इन गुठलियों को इकट्ठा करते थे और एक परचून की दुकान पे वो बेच दिया करते थे। इस प्रकार से वो एक आना कमा लिया करते थे उन गुठलियों को बेच करके। और जिसके चचेरे भाई थे, उसके जो कजिन थे जिनका नाम शमसुद्दीन था, आपसे पूछा जा सकता है कि उनके जो चचेरे भाई थे उनका नाम क्या था। उनका नाम था शमसुद्दीन। ये देखिए आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा शमसुद्दीन। वो क्या करते थे, वो समाचार पत्र बांटा करते थे, समाचार पत्र बांटने का काम किया करते थे। और कलाम जी कहते हैं कि और उनको एक सहायक के रूप में भी उसका काम किया था उसके चचेरे भाई के साथ, ताकि इससे कुछ हेल्प हो सके। और उसके बाद एक वो किस्सा बताते हैं, उसके 3 फ्रेंड थे, उनके नाम हमको देखने को मिलते हैं यहाँ पे। उस जिन दोस्तों के बारे में वो बताते हैं, रामानंद शास्त्री था जिसका एक का नाम था यहाँ पे आप देख रहे हो रामानंद शास्त्री, दूसरा था अरविंदन और तीसरा था शिव प्रकाशन। ये तीनों नाम आपको देखने को मिल रहे हैं। ये तीनों उसके दोस्त थे और इनके बारे में भी किस्सा वो बताते हैं। क्या बताते हैं कि और ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज थे जो ये तीनों लड़के थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन, ये तीनों ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। और जो कलाम जी थे वो मुसलमान थे, तमिल फैमिली से वो बिलोंग करते थे। और एक घटना वो बता रहे हैं, यहाँ पे एक इंसिडेंट है, उनकी क्लास में एक नया टीचर आया था और जब उसने देखा कि जो कलाम है वो रामानंद शास्त्री के साथ बैठा हुआ है तो उसको ये बात बड़ी गलत लगी कि कैसे एक मुसलमान लड़का हिंदू लड़के के साथ बैठ सकता है। तो वो कलाम को उठने को बोलते हैं कि जाके वो पीछे वाले बेंच पे बैठ जाए।
और कलाम को बेबस होकर वहाँ से उठ करके जाना पड़ता है। और जो देखते कि रामानंद की आंखों में आंसू आ गए ये बात देख के कि उसकी जो टीचर के व्यवहार से वो इतना दुखी होता है कि उसको उसके फ्रेंड से उसको अलग होना पड़ता है। उसके जो घर जाते हैं तो फिर रामानंद के जो पिताजी होते हैं जो कि रामेश्वरम टेम्पल में, जो रामेश्वरम का मंदिर है वहाँ पे वो एक पुजारी का काम किया करते थे। ये देखिए उसके जो पिताजी का भी नाम यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लक्ष्मण शास्त्री था। रामानंद शास्त्री के पिताजी का नाम पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, वो एक पुजारी थे रामेश्वरम के टेम्पल में। उन्होंने उस टीचर को डांटा था कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, कि बच्चों के मन में से सांप्रदायिक भावना नहीं खोलनी चाहिए, इस असहनशीलता का जहर उसको नहीं खोलना चाहिए। उसके इस व्यवहार पे टीचर को बड़ा खेद भी हुआ बाद में। इसके बाद एक और वो अनुभव बताते हैं, वो जो साइंस के टीचर थे उनके स्कूल में एक बार उन्होंने इसको भोजन के लिए इनविटेशन दिया था कलाम को, APJ अब्दुल कलाम को। और जो अध्यापक था वो एक ब्राह्मण था, लेकिन जिसकी वाइफ थी वो क्या थी, बड़ी मतलब पुराने विचारों वाली वो स्त्री थी। उसको अच्छा नहीं लगा कि ऐसे कोई मुसलमान लड़का आए उसके घर में और उसको भोजन खिलाना पड़े, तो ये बात उसको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी, तो उसने मना ही कर दिया था। बट उस टीचर ने क्या किया था, खुद उसको भोजन परोसा और खुद उसको खिलाया, उसके साथ बैठ करके खाया। काफ़ी दिन तक जब हर हफ्ते पर यही होने लगा तो फिर उसकी वाइफ ने भी उसको स्वीकार कर लिया और अपने रसोई घर में बिठाया उसको और अपने हाथों से भोजन उसने खिलाया। उसके बाद हमको देखने को मिलता है कि जो दूसरा विश्व युद्ध था अब ख़त्म होने को आ गया था और जो भारत की स्वतंत्रता बड़ी स्वीप दिखाई पड़ रही थी। पूरे देश में बड़ा आशावाद का वातावरण था। गांधी जी ये कहते थे कि जो भारतीय अपने भारत का निर्माण खुद ही करेंगे। कलाम पढ़ने के लिए रामेश्वरम को छोड़ करके रामनाथपुरम चला गया, जो कि जिले का मुख्य केंद्र हुआ करता था। और माँ अपने बेटे को अपने से दूर भेजने में हिचकिचा रही थी, जिससे कि हर एक माँ को दुख होता है, अपने बेटे को वो दूर नहीं जाने देना चाहती, अपनी आंखों से दूर नहीं होने देना चाहती। वैसे ही कलाम की माता जी को बड़ी उदासी की भावना का सामना करना पड़ा, लेकिन कलाम के पिता ने उसके साथ एक दार्शनिक के ढंग से बात की। उसने कहा तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नहीं हैं, वे तुम्हारे माध्यम से आए हैं, न कि तुमसे। तुम उन्हें प्यार दे सकती हो, न कि अपने विचार। वे अपने जो विचार हैं वो खुद ही रखते हैं, मतलब खुद के विचार होते हैं। ये जो लाइन है टेक्स्ट की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं और यही लाइन है जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ये लाइन है वो किस चैप्टर से ली गई है, कहाँ से ये लाइनें ली गई हैं। देखिए, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर द सन्स एंड डॉटर ऑफ लाइफ लॉन्गिंग इटसेल्फ, दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, यू मे गिव दैम योर लव बट नॉट योर थॉट्स। तुम उन्हें सिर्फ अपने प्यार दे सकते हो, उनके अपने विचार नहीं। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, उनके खुद के विचार होते हैं। ये लाइन डायरेक्टली क्वेश्चन था कि जो ये लाइन है यहाँ पे देख सकते हो आप, जो 11 वाला पॉइंट है 11 नंबर पे, यहाँ पे जो यूर चिल्ड्रन से लेकर के यहाँ तक ये कोड पूछी गई थी, ये लाइनें क्वेश्चन में डाल दी गई थी और ये पूछा गया था कि ये कहाँ से ली गई है। तो ये जो लाइनें हैं वो इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विंग्स ऑफ फायर बाय APJ अब्दुल कलाम, उनकी ऑटोबायोग्राफी से। तो गाइज ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया ये चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो एनसीईआरटी की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है 9th क्लास की बिहाइव, उसके जो 8 चैप्टर को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और जो 7 चैप्टर्स हैं हम उनको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यू कैन विजिट द प्लेलिस्ट। और जो ये चैप्टर इसका नाम है गाइस, रीच फॉर द टॉप, यानी कि ऊंचाई पर चढ़ना। और इसमें 2 पार्ट मतलब 2 हमको यहाँ पे पर्सनालिटीज़ के बारे में हमको जानने को मिलता है, मतलब कि 2 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट है संतोष यादव के बारे में। तो चलिए हम इसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। रीच फॉर द टॉप टॉपिक हैज़ बीन बिफ्रिकेटेड इन 2 पार्ट्स। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और जो हर एक पार्ट, ईच पार्ट ऑफ द टॉपिक कंटेन्स अ हीरोइक स्टोरी ऑफ 2 यंग गर्ल। जो हर एक पार्ट है, मतलब एक पार्ट है जो दोनों पार्ट हीरोइक स्टोरी को बताते हैं। 2 युवा लड़कियों की कहानी है, जो कि द हीरोइन इन द फर्स्ट पार्ट इज़ द यंग माउंटेनियर संतोष यादव। जो फर्स्ट पार्ट में हमको देखने को मिल रही है वह संतोष यादव को बारे में हमको देखने को मिलता है। एंड द हीरोइन ऑफ द सेकंड पार्ट इज़ मारिया सहारापुआ। सेकंड पार्ट में हमको जो हीरोइन देखने को मिलती है वह मारिया सहारापुआ, और जो कि एक टेनिस सेंसेशन ऑफ द वर्ल्ड, इनकी वो टेनिस की एक बड़ी अच्छी
भारत की जो नायिका थी दुनिया की टेनिस की हस्ती मारिया शारापोवा के बारे में है। संतोष यादव का जन्म जो एक छोटे से गांव में हुआ था, जो कि हरियाणा ज़िले का एक गांव है। वो एक किसान की फैमिली से संबंध रखती थी और जो उसकी फैमिली थी वो पुराने विचारों वाली फैमिली थी एंड दे वर एडमेंट टू कीप देयर प्रिवेलिंग कस्टम्स बट सी रोज टू द हाईएस्ट ग्लोरी ऑफ हर हार्ड एफर्ट। जो उसकी फैमिली थी वो रीति रिवाजों के प्रति काफ़ी दृढ़ थी, लेकिन उसने जो अपने दृढ़ निश्चय के होने की उससे गुण की वजह से उसने बड़ी ऊंचाइयों को छुआ। और इन द सेम उसी प्रकार से जो मारिया शारापोवा थी वो भी टॉप जो टेनिस की ऊंचाई तक गई भारत की सबसे उसकी हार्ड एफर्ट्स की वजह से, और वो वर्ल्ड की फेमस नंबर 1 टेनिस सेंसेशन बन गई और नाउ बिकम द मोस्ट ग्लैमरस सेंसेशन ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, और आधुनिक संसार की भी एक वो बड़ी आकर्षक हस्ती बनी है। अब हम चलते हैं डिटेल्ड समरी की तरफ, जो कि हम फर्स्ट पार्ट जिसके बारे में रीड करने जा रहे हैं संतोष यादव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इनमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था, और जो क्वेश्चन क्या पूछा गया था यहाँ से कि वो कौन सी हस्ती थी जो कि 2 बार चढ़ी थी। तो जिसने 2 बार जो चढ़ी थी वो यही थी, संतोष यादव ही थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको डिस्कस करना। यस, संतोष यादव वाज बोर्न इन अ ट्रेडिशनल फैमिली। एक बड़ी पारंपरिक फैमिली में उसका जन्म हुआ था और वो 5 भाई थे। सी हैड 5 ब्रदर्स के 5 भाई थे। सी वाज बोर्न इन स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। आपसे पूछा जा सकता है कि उसका जन्म कहाँ पे हुआ था। उसका जन्म हुआ था हरियाणा का जो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है उसके जोनियावास गाँव में। जो लड़की थी द गर्ल वाज नेम संतोष विच मीन्स कंटेंटमेंट। उसका नाम संतोष दिया गया जिसका नाम कंटेंटमेंट यानी कि संतोष होता है, संतुष्टि होता है। बट संतोष वाज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। लेकिन पारंपरिक तरीके से जीने में उसको कोई भी संतोष प्राप्त नहीं था। सी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट। शुरू से ही उसने अपनी ज़िंदगी को अपने असूलों पर जीने का ठान लिया था। उसने अपने असूलों पे जीना शुरू कर दिया। जहाँ पर जो दूसरी लड़कियाँ थी वो पारंपरिक भारतीय परिधान पहना करती, भारतीय कपड़े पहना करती थी। जो संतोष थी वो शॉर्ट्स को प्रेफर किया करती थी, मतलब वो साड़ी या फिर पुराने प्राचीन कपड़े वो नहीं डालती थी, वो अच्छे कपड़े डालती थी। बिल्कुल जो मॉडर्न वर्ल्ड के कपड़े होते हैं शॉर्ट्स वो डाला करती थी। संतोष पेरेंट्स वर अफ्लुएंट लैंडलोनर हु कुड नॉट अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल्स। वो ज़मींदार थे, वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में भेजना। इवन टू द कंट्रीज कैपिटल दिल्ली, भारत की जो राजधानी है उसके वहाँ पर भी भेजना वो, विच वॉज क्वाइट क्लोज बाई, जो कि नज़दीक थी, वहाँ पर भी वो भेजना नहीं करते थे। बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली संतोष हैड टू मेक डू द लोकल विलेज स्कूल। उसको अपने पारंपरिक जो लोकल विलेज होता है वहीं पे जो उनका रिवाज था कि बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करेंगे, प्रिवेलिंग कस्टम की वजह से उसको गांव के स्कूल में पढ़ाई करनी पड़ी। एट दी एज ऑफ 16, जब वो 16 वर्ष की हुई तो उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो शादी कर ले। बट शी थ्रेटन, उसने अपने जो पेरेंट्स थे उनको धमका दिया और उसने कहा कि वो कभी भी शादी नहीं करेगी यदि उसको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिली। उसने घर छोड़ दिया और वो अपने आप उसने एनरोल कर दिया दिल्ली के एक स्कूल में, उसने दाखिला ले लिया। जब उसके पेरेंट्स ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया कि वो उसकी कोई भी फ़ीस पे नहीं करेंगे, तो उसने बड़ी पोलाइटली उनको इन्फॉर्म कर दिया कि उसने अपने प्लान बना लिया है कि वो पैसे कमाएगी, काम करेगी, पार्ट टाइम जॉब करेगी और अपने स्कूल की फ़ीस है वो खुद पे करेगी। उसके जो पेरेंट्स थे फिर वो एग्री हो गई कि वो उसकी शिक्षा के लिए खर्चा उठाएंगे। तब फिर क्या हुआ, संतोष पास हाई स्कूल एग्जामिनेशन एंड वेंट टू जयपुर। फिर वो जयपुर गई अपनी हाई स्कूल पास करने के बाद। वहाँ पर उसने क्या किया, सी ज्वाइन महारानी कॉलेज। महारानी कॉलेज उसने ज्वाइन किया। गोट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। कस्तूरबा हॉस्टल में उसने एक रूम ले लिया। सी डेवलप्ड अ लव फॉर माउंटेनियरिंग वाइल वॉचिंग अरावली हिल्स। अरावली हिल्स को देखते हुए उसने अपने दिल में जो माउंटेनियरिंग होता है मतलब पर्वतारोहण की तरफ अब प्यार जग गया इसके मन में। सी सेव्ड मनी एंड एनरोल्ड इन अ कोर्स एट उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। उसने जो उत्तरकाशी का जो नेहरू इंस्टीट्यूट था माउंटेनियरिंग का, वहाँ पर उसने अपने आप को एनरोल कर लिया, वहाँ पे दाखिला ले लिया। Thereafter, संतोष वेंट ऑन एन एक्सपीडिशन एवरी ईयर। फिर क्या हुआ, संतोष हर साल एक एक्सपीडिशन पे जाने लगी, एक अभियान पर वो जाने लगी। उसकी जो क्लाइंबिंग स्किल्स थी वो ऐसी मतलब रैपिडली मैच्योर होती गई, बड़ी तेज़ी से वो विकसित होती गई। ऑल्सो डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड
एंड द एल्टीट्यूड, मतलब ऊंचाइयों पर और ठंड के प्रति भी उसने एक रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया कि वो उनको अच्छी तरह से मेंटेन कर सकती थी अपनी बॉडी को। इक्विप्ड विद एन आयरन व्हील, बड़ी एक दृढ़ निश्चय होने की उससे, फिजिकल एंड्योरेंस, शारीरिक सहनशीलता एंड अमेजिंग मेंटल टफनेस, मानसिक कठोरता भी इसके अंदर आ गई। सी प्रूव्ड हर सेल्फ रिपीटेडली, उसने बार बार ये चीज़ उसने प्रूव की। द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क, उसकी हार्ड वर्क की वजह से, एंड सिंसियरिटी केम इन 1992, just 4 years after she had shyly asked Aravali mountaineers if she could join them। मतलब 1992 में उसने जो ये अरावली माउंटेनियर थे, अरावली पे चढ़ने वाले पर्वतारोही थे, उनको पूछा कि वह क्या उनको ज्वाइन कर सकती है। एट बियरली 20 ईयर्स ऑफ एज, 20 साल की उम्र में मुश्किल से ही उसने संतोष यादव कॉन्क्वर्ड माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पर उसने फतेह पा ली, उसके ऊपर विजय हासिल कर ली, बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट। इस जीत को ऊंचाई करने वाली वो सबसे युवा, सबसे छोटी उम्र की वो लड़की बन गई। इफ हर climbing skills, physical fitness and mental strength impressed her seniors, her concern for others and desire to work together with them found her a special place in the heart of fellow माउंटेनियर। जो ये उसके साथ चढ़ने वाले होते थे माउंटेनियर, जो क्लाइंबर्स होते थे, उनके दिल में भी उसने एक स्पेशल जगह बना ली थी, उसकी फिजिकल फिटनेस की वजह से, मेंटल स्ट्रेंथ की वजह से और दूसरों की जो सहायता करने की उसकी ये थी क्वालिटीज़, उसकी वजह से उसने जो क्लाइंबर्स होते थे फेलो क्लाइंबर, उनके दिल में भी एक अलग ही जगह उसने बना ली थी। ड्यूरिंग 1992 एवरेस्ट मिशन, 1992 का जो एवरेस्ट मिशन था उसके दौरान संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर हु ले डाइंग एट साउथ कोल, और उसने संतोष यादव ने स्पेशल केयर की एक क्लाइंबर की जो कि बिल्कुल मरे जा रहा था साउथ कोल के ऊपर। सी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम, वह उसको बचाने में असफल रही, उसको नहीं बचा पाई। हाउएवर सी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर, लेकिन उसने एक दूसरे पर्वतारोही को बचा लिया जिसका नाम था मोहन सिंह। आपसे ये पूछा जा सकता है कि उस पर्वतारोही का नाम बताइए जिसकी ज़िंदगी उसने उसको बचाई थी, उसका साथ ऑक्सीजन शेयर की थी उसने। who would not have met with the same fate if she not shared her oxygen with him। यदि संतोष यादव ने मोहन सिंह के साथ अपनी ऑक्सीजन शेयर ना की होती तो वो मर जाता, मतलब वो उसकी जान नहीं बच पाती, लेकिन मोहन सिंह को उसने बचा लिया था। विदिन 12 months, 12 महीनों के अंदर संतोष फाउंड हर सेल्फ अ मेंबर ऑफ एन Indo-Nepalese women expedition that invited her to join them। She conquered the एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम, दूसरी बार भी उसने एवरेस्ट के ऊपर फतेह पा ली थी। अब यहाँ से क्वेश्चन न था कि किस युवा महिला ने 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, तो वो संतोष यादव ही थी। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार एस्टेट में। सी वॉज गिवन पद्मश्री अवार्ड, उसको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। सी वॉज ऑल्सो फॉर्मेंट एनवायरमेंटलिस्ट, वो एक पर्यावरणविद भी थी। संतोष कलेक्टेड एंड ब्रोट डाउन 500 किलोग्राम ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयस, वह एक पर्यावरण हितैषी भी थी। वो हिमालय से 500 किलोग्राम का कूड़ा कचरा उठा कर कलेक्ट करके वहाँ से लेकर के आई थी ताकि वो साफ़ सुथरा रह सके। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें यहाँ से आप कुछ MCQs देख सकते हो, कुछ भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसमें। ये देखिए नेक्स्ट जो पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मारिया सारापोवा के बारे में। रीच फॉर द टॉप टॉपिक हैज़ बीन डिवाइडेड इन 2 पार्ट, ईच पार्ट ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम डायरेक्ट इसकी जो डिटेल्ड समरी के ऊपर चलते हैं। कुछ देर इज समथिंग डिसआर्मिंग अबाउट मारिया शारापोवा, माउस जो मारिया शारापोवा थे उसके बारे में कुछ अलग चीज़ है। क्या है वो? समथिंग एट ओट्स विद हर रेडी स्माइल एंड ग्लैमरस अटायर, मतलब जो उसकी स्माइल है वो काफ़ी हर समय वो बनी रहती है और जो सुंदर भड़कीली पोशाक है उससे कोई भी चीज़ दूसरी मेल नहीं खाती है। और यहाँ पर उसकी जो प्रेज की गई, यहाँ पे एडमायर किया गया उसको। एंड दैट समथिंग हर लिफ्टेड हर ऑन मंडे 22 अगस्त 2005 टू द वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन इन वुमेन्स टेनिस, और इसी वजह से 22 अगस्त 2005 को वह वर्ल्ड की नंबर 1 पोजीशन पे आई थी वुमेन टेनिस में। ऑल दैट हैपन इन ऑलमोस्ट नो टाइम, बिल्कुल भी इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। हाउएवर द रैपिड असेंट in a fiercely competitive world began 9 years before with the level of sacrifice few children would prepare to endure। लिटिल मारिया जो छोटी मारिया थी तभी से उसकी जो सक्सेस स्टोरी थी वो स्टार्ट हो गई थी। हैड नॉट येट सेलिब्रेट हर 10th बर्थडे, उसने अपना 10वां जन्मदिन नहीं मनाया था। व्हेन सी वाज पैक्ड ऑफ ट्रेन इन द यूनाइटेड स्टेट्स, उसको US चली गई थी, US के लिए उसने पैकिंग कर ली थी। द ट्रिप टू फ्लोरिडा की जो ट्रिप थी, एंड हर फादर यूरी लॉन्च्ड हर ऑन अ पाथ
to success and stardom, but it also required a heart wrenching 2-year separation from her mother Yelena। लेकिन 2 साल तक उसे अपनी मदर येलेना, उसकी फादर का नाम यूरी था, मदर का नाम येलेना था, उससे उसको सेपरेट होना पड़ा था। द लेटर वॉज कंपेल्ड टू स्टे बैक इन साइबेरिया बिकॉज ऑफ वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस। बाद में भी उसको साइबेरिया में रहना पड़ा था वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। द 9-year-old गर्ल हैड ऑलरेडी लर्नड एन इम्पोर्टेंट लेसन इन लाइफ दैट टेनिस एक्सीलेंस वुड ओनली कम एट अ प्राइस। उसने इतनी छोटी सी उम्र में एक लेसन तो सीख लिया था कि जो ये एक्सीलेंस होती है टेनिस की, वो एक ही बार ही आती है, कम एट अ प्राइस। दैट टफनेस रन्स थ्रू मारिया इवन टुडे। जो ये टफनेस है वो मारिया में अभी भी है, उसकी रगों में अभी भी दौड़ रही है। इट वॉज द की टू हर बैगिंग द लेडीज़ singles crown at Wimbledon in 2004 to her meteoric rise to the world number one sport following year। आने वाले वर्षों में वो एक नंबर वन स्पोर्ट पर वो चली गई थी आने वाले ईयर में। While her journey from frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis has touched the heart of टेनिस फैंस। जो इसकी जर्नी थी फ्रोज़न प्लेन्स साइबेरिया के फ्रोज़न प्लेन से लेकर के और वुमेन टेनिस की वो ऊंचाई पर पहुंच गई थी, वो टेनिस फ़ैन के लिए बहुत दिलों में जगह बना ली थी उसने। फॉर द यंगेस्ट हर सेल्फ देयर अपीयर्स टू बी नो रूम फॉर सेंटिमेंट। द स्ट्रेट लुक्स एट द आंसर सी गिव्स व्हेन आस्क्ड अबाउट हर एम्बिशन मेक इट एम्पली क्लियर दैट सी कंसिडर सेक्रीफाइसेस वर वर्थ इट। उसने जब उससे पूछा जाता है, जब वो जवाब देती है तो इससे बात क्लियर हो जाती है कि जिसका एम्बिशन था वो काफ़ी क्लियर था और सेक्रीफाइसेस के वो योग्य था। मतलब सेक्रीफाइस उसने जो सेक्रीफाइस किए उनका उसको पूरा फल मिला। लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशन, जो टीनेज गर्ल की लड़कियां होती हैं, मारिया शारापोवा लिस्ट फैशन सिंगिंग डांसिंग एज हर हॉबीज़। मारिया शारापोवा भी ऐसी जो फैशन सिंगिंग डांसिंग को अपनी हॉबीज़ लिस्ट करती है। सी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ ऑर्थर कैनन डॉयले। ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो मारिया शारापोवा है वो कौन से ऑथर को पढ़ना पसंद करती है। वो ऑर्थर कॉनन डॉयल को वो पढ़ना पसंद करती है। हर फॉन्डनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स अपीयर्स एट ओड्स विद हर लव ऑफ पैनकेक्स एंड चॉकलेट स्प्रेड एफीजी ऑरेंज ड्रिंक्स। ये सब उसकी जो हॉबीज़ बताई गई हैं। शारापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्ड और कैटेगराइज्ड। शारापोवा को पिजन होल्ड या फिर कैटेगराइज नहीं किया जा सकता। हर टैलेंट अनवेवरिंग डिज़ायर टू सक्सीड एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। फ्यू वुड ग्रज हर द रिच शी इज़ नाउ रीपिंग। यहाँ से आप देख सकते हो जो धन आज से प्राप्त हो रहा है उसके लिए आज भी कोई ईर्ष्या नहीं करेगा। उसने इतना सब कुछ सेक्रीफाइस किया थी छोटी सी उम्र में। तो ये 2 पार्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम चलते हैं द बॉन्ड ऑफ लव, जो कि केनेथ एंडरसन के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे हमको क्या पता चलता है, एक स्टोरी होती है फ्रेंडशिप की, एक एनिमल और एक ह्यूमन बीइंग के बीच में। एक दिन क्या होता है, जो एक ऑथर है उसको एक बियर कब मिलता है, एक भालू का बच्चा मिल जाता है खेतों में, और वो उसको घर ले आता है और उसकी वाइफ को दे देता है जो बियर होता है। एंड इज ऑथर्स वाइफ डेवलप्ड ग्रेट लव विद ईच अदर। दोनों एक दूसरे से बड़ा अफेक्शन, दोनों के बीच बड़ा लगाव हो जाता है। व्हेन द ब्रू जो बियर होता है बड़ा होता है, इसको मैसूर की जू में भेजा जाता है। और जो लेडी होती है सी बिकेम वेरी सैड, वो बड़ी उदास हो जाती है। आफ्टर 3 months सी विजिटेड जो जू, 3 महीने बाद वो जू में जाती है। जो बियर होते हैं जिसका नाम उन्होंने बाबा रखा था, वो उसको पहचान लेता है और वो खुशी से नाचने वो लग जाता है। वो वापस आ जाते हैं, लेकिन सी कुड नॉट लिव विदाउट द बियर, लेकिन वह भालू के बिना नहीं रह सकती। सो सी गोट द परमिशन ऑफ द जू सुपरिटेंडेंट टू गेट द बियर बैक। इसलिए वो सुपरिटेंडेंट से परमिशन ले लेती है उसको वापस लाने की। अ स्पेशल प्लेस वॉज मेड एट होम फॉर द ग्रोन अप बियर। अब बड़े भालू के लिए वो एक अलग से जो जगह बना लेते हैं घर पे। नाउ द बोथ एंड द राइटर्स wife very happy. The story shows that animals too have a much love and affection of as human beings have। जो ये स्टोरी हमको यही दिखाती है कि एनिमल्स भी बिल्कुल वैसे ही प्यार कर सकते हैं जैसे कि इंसान करते हैं। अब जो यहाँ पे जो इसकी डिटेल्ड समरी है, यहाँ पे काफ़ी उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में हमको देखने को मिलेगा। देखिए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से हमको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। 2 years ago 2 साल पहले जो ऑथर और उसका फ्रेंड थे वो एक शुगर केन के खेत यानी कि गन्ने के खेत से मैसूर के नज़दीक जो गन्ने खेत थे वहाँ से वो गुजर रहे थे और जो लोग थे वहाँ से जा रहे थे
द वाइल्ड पिग्स एंड द फील्ड्स बाय शूटिंग एट देम। वो सफ़ेद जो जंगली सूअरों का शिकार कर रहे थे, एकदम से क्या होता है, एक स्लोथ बियर आता है, वहाँ से बाहर निकलता है और वन ऑफ द जो राइटर का कंपेनियन होता है, जो लेखक का एक साथी होता है, वो बियर को शॉट कर देता है, निशान लगा देता है और वो नीचे गिर जाता है मृत होकर के। दे केम, वो उसके नज़दीक आते हैं, गिरे हुए एनिमल के नज़दीक आते हैं। वो उन्होंने देखा कि अ बियर कम राइडिंग ऑन इट्स मदर्स बैक। वो देखते हैं कि भालू का बच्चा उसकी मदर की पीठ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। द कब वाज मेकिंग पिटीफुल हाउस, बड़ी दयनीय वो कोशिशें कर रहा था। लेखक ने ट्राई किया उसको कैच करने का। द बेबी बियर ट्राइड टू फ्री इट सेल्फ, और जो ये भालू का बच्चा था, उसने अपने आप को आज़ाद कराने की कोशिश की। इट ट्राई टू स्क्रैच द ऑथर्स विद लॉन्ग एंड हुक्ड क्लास। उसने ऑथर को अपने पंजों से खुरचने की कोशिश की, स्क्रैच करने की कोशिश की। दे पुट द बियर इनटू अ गनी बैग, उन्होंने उसको एक बैग में डाल लिया और वो बेंगलोर उसको ले आई और ऑथर ने वो उसको प्रेजेंट किया उसकी वाइफ को। वो बड़ी खुश हो गई और उसने उसका नाम ब्रूनो रखा। यहाँ से आपको पूछ सकते हैं कि बियर का नाम क्या रखा गया था। जो ये स्टोरी थी बॉन्ड ऑफ लव, उसका नाम ब्रूनो उन्होंने रखा हुआ था। द ऑथर्स वाइफ ब्रॉट अप ब्रूनो विद लव एंड केयर, बड़े प्यार से उसने उसको पाला था। सी लुक्ड आफ्टर द बियर कब एज ही वर हर ओन चाइल्ड, वह उसको इतने प्यार से पाल रही थी जैसे कि ऐसा खुद का बच्चा हो। एट फर्स्ट ब्रूनो वॉज टोट टू ड्रिंक मिल्क फ्रॉम बोटल, पहले तो उसको बोतल से दूध पीना सिखाया गया। कुछ ही दिनों के अंदर उसने नॉर्मली खाना शुरू कर दिया। वो हर चीज़ खाया करता था, जैसे कि दलिया, जो उसके लिए किसी भी सामग्री को बना दिया करते थे, वेजिटेबल, फ्रूट, नट्स, मीट, करी, राइस, हर चीज़ वो खा लेता था। ही डिड नॉट माइंड इवन कॉन्डिमेंट्स एंड चिलीज़ इन द करी। है इस बात का भी कोई बुरा नहीं मानता कि जो कड़ी में है मिर्चें डाली हुई हैं। वह ब्रेड खाया करता था, एग्स, चॉकलेट, स्वीट्स, पुडिंग, हलवा होता है, आइसक्रीम, ये सब चीज़ें वो खाया करता था। एज़ फॉर ड्रिंक ही ड्रिंक मिल्क, टी, कॉफ़ी, लाइम जूस, एरेटेड वाटर, हियर बियर भी वो पिया करता था और बहुत सारी चीज़ें वो खाया पिया करता था। ही बिकेम अटैच टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द टेनेंट्स लिविंग इन द बंगलो में जो बच्चे रहते थे उनका भी वो काफ़ी फ्रेंडली हो गया था और वह टाइम बिताया करता था प्लेइंग, खेलने में और किचन में दौड़ने में। और बेड्स ऑफ जो लेखक की पत्नी के बेड में भी वो सोने के लिए जाया करता था। बिकॉज ऑफ द लव एंड अफेक्शन शोन बाई द ऑथर्स वाइफ ही डेवलप्ड ग्रेट अफेक्शन टू हर। जैसे ही लेखक की वाइफ ने उसको काफ़ी प्यार किया था, वो भी बड़ा उसके लिए प्रति काफ़ी वो प्यार शो किया करता था वो भी। वन डे एन एक्सीडेंट बिफेल ब्रूनो के साथ एक एक्सीडेंट हो जाता है। देयर वर रैट्स इन ऑथर्स लाइब्रेरी, ऑथर की लाइब्रेरी में काफ़ी सारे चूहे हो जाते हैं। उनको मारने के लिए उसको वहाँ पर बेरियम रखना होता है, बेरियम कार्बोनेट, और जो कि जहर होता है। ब्रूनो एंटर करता है लाइब्रेरी में और कुछ जहर खा लेता है। वह एक पैरालिसिस उसको हो जाता है वो जहर खाने की वजह से। बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ स्लोली टू द ऑथर्स वाइफ, वो लेखक की पत्नी के पास आ जाता है। वह कमज़ोर होता जा रहा था तेज़ी से और वह बड़ी जोर से मतलब तेज़ी से सांस ले रहा था, वॉमिटिंग कर रहा था। जो ऑथर था उसको एकदम से वेटरनरी डॉक्टर होता है, जो पशुओं का डॉक्टर होता है, उसके पास लेकर के जाता है। द वेट गेव हिम 10 cc ऑफ एंटीडोट थ्रू एन इंजेक्शन, 10 cc उसको देता है एंटीडोट के रूप में, इंजेक्शन के रूप में वो देता है। लेकिन जो कंडीशन होती है वो अनचेंज रहती है। देन अनदर 10 cc वाज इंजेक्टेड, उसको दोबारा 10 cc दी जाती है। ये दिस इम्प्रूव हिज कंडीशन, इससे उसकी कंडीशन में कुछ इंप्रूवमेंट होता है। ब्रूनो थोड़ा बड़ा होता है, एंजॉय करता है अच्छी मील को। दूसरे टाइम द लिटिल बियर ड्रैंक अ लॉट ऑफ ओल्ड इंजन ऑयल, वो पुराना इंजन का ऑयल पिया करता है। बट फॉर्चुनेटली इट हैड नो इफेक्ट ऑन हिम, लेकिन इसका उसके ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ था। टाइम के साथ साथ जो ब्रूनो था वो साइज में बड़ा हो रहा था। वह अल्सेशियन के जो ये भालू होते हैं उनके जितना वो साइज़ में हो गया था और उनसे बड़ा वो हो गया था। बट ही वाज जस्ट एंड मिशीवियस एज बिफोर, पहले से वो ज़्यादा शरारती हो गया था। वह लोगों के ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ पीपल अराउंड हिम, बट ही स्पेशली लव्ड ऑथर्स वाइफ, वह दूसरे लोगों का भी फॉन्ड ऑफ था, दूसरों लोगों से उससे लगाव था, लेकिन ऑथर की वाइफ के साथ उसको कुछ ज़्यादा ही लगाव था। सी ऑल्सो लव्ड हिम, मैं भी उससे बहुत प्यार करती थी। सी चेंज्ड ब्रूनोस नेम टू बाबा, अब वो ब्रूनो का नाम बदल के बाबा रख देती है। विच इन हिंदुस्तानी मीन्स अ स्मॉल बॉय, जिसका नाम हिंदुस्तानी शब्द में अर्थ होता है एक छोटा लड़का। द बियर कुड डू अ फ्यू ट्रिक्स ऑल्सो, कुछ चालें भी वो कर सकता था। ही वॉज आस्क्ड, जब वो उसको बाबा बॉक्स बोला जाता था, ही स्टार्टेड बॉक्सिंग विद एनीबडी हु वाज नियर हिम, वह उसी के साथ बॉक्सिंग करना शुरू कर देता है जब उसको बाबा बॉक्स बोला जाता था। और जब भी उसको एक स्टिक देता था और बोलते बाबा होल्ड गन, एंड ही पॉइंटेड द स्टिक एट हिम, वह स्टिक को इसकी तरफ पॉइंट कर लेता था। ही हैड कंसील्ड अ स्टम्प ऑफ वुड इन हिज स्ट्रॉ बेड, और जब इसको बोला जाता है बाबा वेयर इज़ बेबी, बेबी कहाँ है, ही इमीजिएटली प्रोड्यूस्ड एंड क्रेडल्ड
दैट पीस वुड। और जब भी उससे पूछा जाता कि बेबी कहाँ है, तो वह बिल्कुल जो लकड़ी का जो पीस था उसको हिलाया करता था पालने की तरह। बट बिकॉज ऑफ टीनेज चिल्ड्रन द बियर हैड टू बी कैप्ट चेंड मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन जैसे कि वो भालू का बच्चा था तो उसको बांध करके उसको रखना पड़ा था। ज़्यादा टाइम उसको बांध के रखा जाता था और जो उसको घर पे रखना थोड़ा मुश्किल हो गया था क्योंकि वो बहुत बड़ा हो गया था। द ऑथर एंड हिज वाइफ एंड हिज सन एडवाइज्ड हिम टू गिफ्ट बाबा टू द जू एट मैसूर, कि मैसूर को दे दें। अब तो यही स्टोरी है जो हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। वो उसको जू में छोड़ आते हैं और फिर उसकी वाइफ का मन नहीं लगता। उसकी वाइफ हो जाती है सुप्रिटेंडेंट से बोल के आती है, रिक्वेस्ट करती हैं कि हमें जो ये बियर है वो वापस कर दो, तो वो उसको वापस कर देते हैं। तो बस यही स्टोरी है जो कि हमने ऑलरेडी ये रीड कर ली थी ब्रीफ इंट्रोडक्शन में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये है काठमांडू। जो ये काठमांडू है ये विक्रम सेठ की एक बुक है। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो हेवन लेक है विक्रम सेठ की लिखी हुई एक बुक, उसमें जब वो उसने नेपाल की यात्रा की थी, नेपाल की राजधानी है ये काठमांडू, आपसे पूछा जा सकता है। जो काठमांडू है वो नेपाल की कैपिटल है। हेवन लेक में जब उसने डिस्क्राइब किया था तो यहाँ पर उसने 2 मंदिरों के बारे में बताया था। एक तो पशुपतिनाथ का मंदिर था और एक बोधनाथ स्तूप था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ ज़्यादा इसको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं हम इसका। काठमांडू है जो नेपाल की राजधानी। इन दिस चैप्टर विक्रम सेठ है जो रिकॉल करता है उसकी विजिट काठमांडू की। ही विजिट्स द फेमस पशुपतिनाथ टेम्पल एंड द हिंदूज ऑफ द हिंदुओं का जो पशुपतिनाथ टेम्पल होता है उसकी वो विजिट करता है। एंड बोधनाथ स्तूप ऑफ द बुद्धियों के वो बोधनाथ स्तूप की वो विजिट करते हैं। ही नोटिस दैट देयर इज नॉइज एंड कन्फ्यूजन अराउंड द टेम्पल बट द बुद्धिस्ट श्राइन इज़ फुल ऑफ फिश। वो नोटिस करता है कि वहाँ पे काफ़ी शोर है, कन्फ्यूजन है टेम्पल की चारों ओर, लेकिन बुद्धिस्ट है जो वहाँ पे काफ़ी शांति है, जो बोधनाथ का स्तूप है। ही ऑल्सो डिस्क्राइब द सीन अराउंड मैनी स्मॉल श्राइन्स ऑफ काठमांडू की काफ़ी छोटी छोटी धार्मिक स्थलों का वो वर्णन करता है। और ही नोटिस इवन द स्मॉल डिटेल्स लाइक द मंकीज इन द टेम्पल फाइटिंग विद ईच अदर। मंदिर में जो बंदर आपस में लड़ाई करते हैं उनका भी वो वर्णन करता है। यहाँ पे इसको डिटेल में पढ़ सकते हो। बस मेनली तो यहाँ पे 2 ही जो बातें होती हैं, पशुपतिनाथ का टेम्पल और बोधनाथ स्तूप का। पशुपतिनाथ के टेम्पल में काफ़ी शोर होता है जो कि हिंदुओं का होता है, और जो बोधनाथ स्तूप होता है वहाँ पे काफ़ी शांति होती है। आप इसको थोड़ा यहाँ पे पढ़ भी लोगे तो कोई ज़्यादा इसमें है नहीं ऐसा, मतलब भीड़ भाड़ वाला स्थान है, आप इसको देख सकते हो, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसमें, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, हमने इसको जल्दी से सम अप करना है। यहाँ पे देखिए, इफ़ आई वर यू, डगलस जेम्स की लिखी हुई एक स्टोरी है। यदि मैं तुम्हारी जगह होता, तो उसके बारे में देखिए तो क्या इसमें हम देखने को मिलता है। दिस प्लेज अ स्टोरी ऑफ एन इंट्रूडर होता है एक घुसपैठिया। ही ब्रोक्स इनटू एन लोनली हाउस, वो एक इकलौते घर में घुस जाता है। ए मैन नेम्ड जिरार्ड, एक आदमी जिसका नाम जिरार्ड होता है वहाँ होता है, वह वहाँ रहता है। ही इज़ अ प्ले राइट, वह प्ले राइट होता है। द इंट्रूडर इज़ अ क्रिमिनल, जो इंट्रूडर होता है घुसपैठिया होता है वो एक अपराधी होता है। उसने एक पुलिसमैन को मार दिया था और वो वहाँ से भाग गया है। दिस मैन हैज़ सम फिजिकल रिजेम्बलेंस टू जिरार्ड, वह जिरार्ड से मेल खाता हुआ है। हिज प्लान इज़ टू किल जिरार्ड एंड लीव देयर अंडर हिज नेम, उसका ये प्लान है कि वो जिरार्ड को मार देगा और उसकी जगह पर जिरार्ड बन के वो रहेगा। बट जिरार्ड इज़ स्मार्टर देन द क्रिमिनल, लेकिन जो जिरार्ड होता है वो उस क्रिमिनल से काफ़ी स्मार्ट होता है। और वह इंट्रूडर को क्या बताता है कि ही हैज़ ऑल्सो किल्ड समवन एंड द पुलिस आर आफ्टर हिम, वह कहता है कि उसने भी किसी को मार दिया और पुलिस उसके पीछे है। तो वह उसको ऑफर करता है टू टेक इंट्रूडर इन हिज कार टू सेफ्टी, वह कहता है कि उस घुसपैठियों को वो सेफ्टी कार में कहीं छोड़ाएगा। वह दरवाज़ा खोलता है और इंट्रूडर को बताता है कि जो ये रास्ता वो गैरेज में जाता है। और जैसे ही इंट्रूडर वहाँ पे एंटर करता है, जिरोड लॉक्स द डोर, जो जिरोड है वो दरवाज़ा बंद कर देता है। इनफैक्ट इट इज़ नॉट द वे टू गैराज बट द डोर ऑफ ए कबर्ड, यह कोई गैराज जाने का रास्ता नहीं होता बल्कि एक कबर्ड, एक अलमारी होती है। देन ही फोन्स द पुलिस एंड कम टू अरेस्ट द इंट्रूडर, और वह इंट्रूडर को इस प्रकार से अरेस्ट करवा देते हैं। मतलब हमको यहाँ से स्टोरी पता चल चुकी है, डगलस जेम्स के द्वारा लिखी हुई है, इफ़ आई वर यू। तो यहाँ पे हमारा जिसका प्रोज सेक्शन है 9th क्लास के NCERT बिहाइव का, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।